ओके, देन मैग्नेटिज्म पार्ट में हम लोग देखेंगे अब नया लास्ट यूनिट यू कैन से। इसमें हम लोग 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब आप देख लो पहले। मूविंग चार्ज, चार्ज आपको हमने बताया था 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स चार्जेस, वन नेगेटिव एंड सेकेंड वन पॉजिटिव। नेगेटिव विल बी विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव विल बी विथ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स डू नॉट मूव्स, ये मूव नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव। ओके, तो लास्ट यूनिट पे मूव करते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म। इस पार्ट में हम लोग 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, मूविंग चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। मूविंग चार्ज की बात अगर हम करें कि मूविंग चार्ज होते क्या हैं, तो देखो मूविंग चार्ज मूव कौन से करते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। तो हमने बात की थी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में तो वो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। तो मूविंग चार्ज में हम किसको लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, आप सोचो एक वायर है आपके पास, इस वायर को आप लोग सिर्फ एक बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। तो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इस माइनस की वजह से और इस प्लस की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस माइनस की वजह से और इस प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर प्रेजेंट चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। और फोर्स कितना होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई। कोई चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई। तो सोचो एक इलेक्ट्रॉन E वैल्यू लेकर, इसकी वैल्यू आपको याद रखने के लिए बोला था, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ये चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, E इंटू ई। समझ में आ गया, Q यही बोला जाता है ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेगेटिव पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव होता तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो ये इधर मूव करने लगेगा, और जब मूव करेगा तो सोचो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, करंट, है ना। और उस करंट के चारों तरफ सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ऑस्टेड। उन्होंने पता किया कि ऑस्टेड कि यस मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है नेचुरल मैग्नेट से भी, और करंट कैरिंग वायर की वजह से भी। अगर कोई वायर करंट कैरी कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सपेरिमेंट बहुत सारे इन्होंने किए थे। वायर लिया, उसमें करंट फ्लो कराया, उसके बगल में कंपास रखा, जैसे करंट लव होता था तुरंत कंपास में क्या आता था, डिफ्लेक्शन। और कंपास में मैग्नेटिक निडल्स होते हैं। सोचिए मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए कौन चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ही तो चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि हम इस मैग्नेट को दूसरे किसी स्टोन से, पत्थर से लाएं तो ये मैग्नेट रिपेल या अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। मैग्नेट से ही अट्रैक्ट या रिपेल होता है। तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आने का वजह ये हुआ कि उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, और वहाँ कोई नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ऑस्टेड ने क्या किया, बार बार इसमें करंट फ्लो किया, डिफ्लेक्शन दिख रहा था कंपास में, करंट बंद किया, डिफ्लेक्शन खत्म, फिर करंट फ्लो करते थे, फिर वो डिफ्लेक्शन दिखता था। इससे बेसिकली वो प्रूव कर दिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड हम करंट से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब करंट बनेगा, और करंट की वजह से क्या बन जाता था, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ये सबसे पहले किसने बताया, बायोट सेवर्ट। बायोट सेवर्ट एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो आप बता रहे हो कि इस वायर में करंट फ्लो करेगा, ड्यू टू दिस करंट अराउंड दिस वायर सम मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाई लाइक बायोट सेवर्ट ने क्या कि देखो ये एक वायर है, आप सपोज कर लो, इसमें आपने कहा कि करंट आई फ्लो कर रहा है, बहुत बड़ी वायर है, हमें पूरे वायर की कोई ज़रूरत नहीं, हम मान लेते हैं कि इतना छोटा सा वायर, इस छोटे से वायर में भी तो वही करंट घूमते घूमते जाएगा, कौन सा करंट, आई। इस छोटे वायर की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल डी, छोटा सा लेंथ है, छोटा सा लेंथ है उस वायर का, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। तो इस आई इंटू डी को हम बोल देते हैं कि नया नाम, इसका नाम होता है करेंट एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। करंट एलिमेंट क्या है, करंट इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ, कौन सी लेंथ, स्मॉल सी लेंथ। अच्छा लेंथ क्या है, एक तरह की डिस्टेंस, और डिस्टेंस स्केलर होती है। तो डीएल एक अकेले स्केलर है, करंट भी अकेले स्केलर, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये वेक्टर बन जाता है। और इस वेक्टर की दिशा किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, तो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस लेंथ में उधर ही इसकी दिशा हो जाएगी। तो बायोट सेवर्ट ने इस छोटे से आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, जो इससे आर डिस्टेंस पर हो, कितना एंगल बनाता हो इससे, थीटा। यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया,
इन्होंने बोला बैट्समैन ने कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी सिर्फ इस छोटे से वायर की वजह से, वो होगी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस पॉइंट और इस करंट एलिमेंट के बीच की दूरी का स्क्वायर। इनको जब कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो क्या लाते हैं, कांस्टेंट। तो बायोट-सैवर्ट ने कांस्टेंट लाया क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बाकी आई ओवर आर स्क्वायर वॉज देयर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज गिवन बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर एंड आई सॉरी दिस करंट एलिमेंट्स डिपेंडेंसी था करंट एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे डी एल भी साथ में रहेगा, तो डी एल भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बायोट-सैवर्ट ने क्या देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट। अच्छा, अब सोचो कि ये नया जो कांस्टेंट इन्होंने लाया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें म्यू नॉट क्या है, 4 पाई तो आप समझ भी पा रहे हो म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू इन्होंने क्या बताया, इसको बोला इन्होंने परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इस मीडियम में जो आसपास एयर भरा है उसकी क्या है, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये फ्री स्पेस के लिए, अगर कोई मीडियम होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी यूज कर लेते हैं, मीडियम की परमियाबिलिटी यूज कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास परमियाबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर। आइए, आप जानते हो करंट फ्लो कर रहा है, डीएल उस छोटे से लेंथ की वजह से बात हो रही है, और आर क्या है, उस पॉइंट से इस पॉइंट की, जहाँ पे मतलब करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस। अगर आपसे कहता है कि नहीं हमें पूरे वायर की चाहिए, तो आपने सिर्फ छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जिसका नाम आपने लिखा है स्मॉल डी बी, मतलब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। हमें अगर पूरे वायर से चाहिए तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे एक एंड से दूसरे एंड तक, मान लेते हैं 0 से L, इसकी लंबाई टोटल कितनी थी, L थी, तो एक एंड पे 0 मानेंगे, दूसरे एंड पे क्या मानेंगे, L मानेंगे, तो 0 से L तक उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका, हो गया काम। तो बायोट-सैवर्ट ने क्या किया, बायोट-सैवर्ट की हेल्प से हम करंट एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। बाकी उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर करके, और ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन, सबसे बेस्ट वे होता है फिजिक्स में, मैथ में भी कर सकते हो आप लोग, मैथ सही तो जनरेट हुआ है। ये होगी बायोट-सैवर्ट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया, इंसर्ट हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जनरली हम अगर बात करें तो टेस्ला लेते हैं, यस आई यूनिट इज टेस्ला, दिस टेस्ला, दिस इज यस आई यूनिट, शॉर्टकट में टेस्ला टी लिखा जाता है ना, नॉट दैट टेस्ला, टेस्ला एक साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे रखा गया। ये हमारा यस आई यूनिट है। ठीक है, एक और यूनिट बोल सकते हैं आप लोग, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की ही है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर होता है, इसकी यूनिट ये भी है, ये भी है, दोनों यस आई यूनिट है। तो सीजीएस क्या होगा, सीजीएस हमारा होता है गॉस, टेस्ला की जो रिप्लेसमेंट है वो गॉस है, सीजीएस, और जो वेबर पर मीटर का है वो क्या है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सीजीएस ऑफ दिस। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात कर रहे हैं। टेस्ला और गॉस में रिलेशन क्या होता है, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। ठीक है, मतलब टेस्ला क्या है, बड़ा है, और गॉस क्या है, छोटा है। ये तो वैसे भी दिख रहा है, सीजीएस स्मॉलर होता है हमारे पास। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दी, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बनता है, ऑस्टेन ने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी ये बायोट-सैवर्ट ने बता दी। अब बात करते हैं हम लोग कि किधर बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो इसकी दिशा भी तो चाहिए हमें, इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। तो आप सोचो कि ये वायर है, करंट कैरी ऊपर कर रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, उसके लिए हम 2-3 रूल यूज करते हैं। आप चाहो तो किसी एक पर स्टिक हो सकते हो, लाइक मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स स्क्रू रूल में आप एक स्क्रू सोच लो ऐसे, ये सपोज एक स्क्रू है, स्क्रू को हम इस तरह से घुमाएं, ऐसे या ऐसे घुमाना इस तरह से है कि इसका जो ये टिप हो वो ऊपर जाए। आप देखते हो कि आप स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू नीचे चला जाता है ना, तो उसका जो टिप होता है वो आगे बढ़ता है। तो जिस तरफ आप घुमा रहे होगे ना स्क्रू को, वो दिशा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो टिप की डायरेक्शन होगी वो किसको बताएगा, करंट का। सिंपली ये देखो करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब स्क्रू को जिधर घुमा रहे होगे, लाइक ऐसे घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक है, दूसरा ये स्क्रू रूल था। दूसरा क्या है, दैट कर्ल फिंगर रूल और थंब रूल, हम ये कह सकते हैं उसको। थंब रूल और कर्ल फिंगर रूल में हम क्या कहते हैं, अपने राइट हैंड के थंब को बनाते हैं फिंगर्स
लाइक सपोज ऐसा कुछ, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा बट मान लेते हैं ऐसा कुछ बना है। राइट हैंड थंब रूल को हम लेते हैं, इसको कर्ल कर लेते हैं, जिस तरफ करंट जाता है उधर हमारा थंब रहेगा। थंब की दिशा किस में, करंट की दिशा, और जो बची हुई फिंगर्स है ये जिस तरफ कर्ल होती है वो क्या दिशा बताती है, मैग्नेटिक की। लाइक आप सोचो कि ये रेड मार्क है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो हम पूछे कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक बताओ, तो क्या करेंगे, इसमें थंब ऊपर रख देंगे और इसको कर्ल करेंगे, तो ये ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूमते 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 इधर आएगा, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक इधर जा रही है ऐसे। अगर मैं पूछूँ जहाँ पे ये पॉइंट है मेरे फेस के सामने, इधर किधर होगा, तो हम ऐसे घुमाएंगे ना, करंट ऊपर। अब चेक करंट अच्छा नीचे कर लेते, करंट नीचे है, अब बताइए इस पॉइंट पे किधर मैग्नेटिक होगा, तो करंट नीचे कर लो। अब ऐसे घूमेगा ना, राइट हैंड ही करना है, लेफ्ट हैंड मत कर लेना, ऐसे करेंगे तो थंब नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक ऐसे घूमेगी तो मैग्नेटिक की दिशा ऐसे होगी, तो हमारे फेस से किधर जा रही है, देखो इधर जा रही है, जा रही कि नहीं बार बार, तो मैग्नेटिक इस पॉइंट पे किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक थंब रूल से निकालते हैं। और लास्ट जो सबसे अच्छा मुझे लगता है दैट इज पाम रूल। राइट हैंड से ही सारे करने हैं, ये भी राइट हैंड थंब रूल है, ये राइट हैंड पाम रूल। इसमें आप फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो, ठीक है। फिंगर स्ट्रेच करने के बाद रफली थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लो ऐसे राइट हैंड थंब रूल, तो ये जो थंब होगा ये होगा हमारे पास क्या, करंट की दिशा। ये फिंगर्स जिधर बता रहे होंगे वो पॉइंट होगा जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ बताओ वहाँ बताओ वहाँ बताओ, तो ये फिंगर वहाँ ले जाना है। और जो पाम आपका दिख रहा है, इसमें पाम आपकी तरफ है, इसमें पाम मेरा कहाँ ऊपर है, तो जिस तरफ पाम होगा वो दिशा किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये पाम मान लो है, तो ये कौन दिशा दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपली देखो इसमें भी वही कर सकते हो। लाइक ये मैंने बोल क्वेश्चन ऐसे ही आते, बहुत सारे ऑप्शन वो हैं प्रोबेबिलिटी की, वो क्वेश्चन दे सकते हैं। लाइक इन्होंने कहा कि एक वायर है, इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस वायर के जस्ट नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे पर एक पॉइंट लिया गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताओ बस। 5 सेंटीमीटर अलग चीज़ है, बस डाउन साइड में एक पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करें ये, तो करंट थंब पॉइंट फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड पाम। तो करंट इधर जा रहा है तो इधर कर लोगे क्या, थंब, पॉइंट किधर है नीचे, तो फिंगर नीचे कर लो, तो पाम आपकी तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपकी तरफ दिख रहा है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर है, आपकी तरफ। अगर यहाँ पूछ लेता तो थंब इधर करते, फिंगर्स किधर करना ऊपर, तो फिंगर ऊपर कर लिया। अब देखिए पाम आपसे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई। यहाँ पे पूछता तो यहाँ पे ऐसे कर लेते, ऊपर जा रही, यहाँ पूछता तो ऐसे कर लेते। थंब हमेशा करंट की दिशा, पॉइंट उधर जहाँ पे, सॉरी फिंगर उधर जहाँ पॉइंट पे दिया गया। और हमेशा राइट हैंडर्स के लिए जो राइट हैंड से लिखते हैं एग्जाम में, कभी कभी वो प्रॉब्ली राइट हैंड फ्री नहीं रहता है, तो लेफ्ट हैंड से ही शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके ओके, सो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया कितना बनेगा बाइट्स वर्ड, और ये लॉस थे कि किस दिशा में बनेगा। दो चीज़ें क्रॉस एंड डॉट बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप एक सर्कल लूप ले लो, इसमें मैंने कह दिया करंट फ्लो कर रहा है, एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, इसमें कितने जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट है तो 100% क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया था, ऑस्टेट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इन्होंने पूछा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसके अंदर किधर है, किधर किस दिशा में है, हमें वैल्यू नहीं बतानी है, हमें क्या बतानी है, दिशा बतानी है। तो दिशा के लिए आप क्या करो, सिंपल लॉजिक, इस एरो के हिसाब से इधर एरो बना दो, इस एरो के हिसाब से इधर बना दो, जो दो पार्ट बचे उसको मिला दो, ठीक। इसमें वही काम करो, इसके हिसाब से इसको मिला दो, इसके हिसाब से इसको मिला दो, जो बच रहे हैं इनको मिला दो। आप ध्यान से देखो ये कैसा दिख रहा है, साउथ, एस जैसा दिख रहा है ना, साउथ। और ये कैसा दिख रहा है, इसको हल्का सा घुमा के देखो ऐसे, तो दिखेगा एन जैसा, दिख रहा है कि नहीं आपको, तो ये बन गया नॉर्थ। अब चलो ध्यान से सोचो कि एक मैग्नेट है आपके नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेट फील्ड निकलती है और साउथ में क्या आती है, इंटर करती है ना। टर्मिनेट कहाँ से होती है, टर्मिनेट एस पे होती है, और इमर्ज कहाँ से होती है, नॉर्थ से, ये आपको पता है बेसिक। तो बताओ कि ये साउथ लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड या बाहर, तो साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, तो यहाँ पे क्या बना देंगे, अंदर जाती हुई दिशा, अंदर जाती हुई दिशा बनाएंगे, इसका मतलब ऐसे क्रॉस। क्रॉस इसलिए बनाया जाता है कि कोई एरो है जो आपसे दूर जा रहा है तो उसका बैक पोर्शन दिख लेगा, इसे क्रॉस बनाते हैं। और नॉर्थ ही बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या करेंगे, नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो ये नॉर्थ अगर बना तो यहाँ से ऐसे निकलेगी, तो आपको अभी हेड दिखेगा ना, बैक साइड तो नहीं दिखेगा। हेड कैसा होता है एरो का, पॉइंट जैसा, तो इसको हम बना देंगे डॉट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्रॉस और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं, इस पर आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझते जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास है स्पेशल, जिनकी वजह से निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लाइक सर्कुलर कॉइल, और एक हमारे पास है स्ट्रेट वायर,
स्ट्रेट वायर, ये सब करंट लेके जा रहे हैं, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो पूछा जाता है। तो देखो सर्कुलर कॉइल लगा, ऐसे मान लो आप एक सर्कुलर कॉइल है, मैं आपको बता दूं कैसे रखा है, आई हैव समथिंग, यस सपोज ये है, तो ये सर्कुलर कॉइल आपको दिख रहा होगा ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं रख रहे, ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास से दिखेगा साफ साफ, आपके पास से सीधा सीधा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइन रखते हैं ताकि दिखे कि वो सर्कल है ही। अब इसकी रेडियस मान लो कि ए है, इसके सेंटर से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखोगे म्यू नॉट अपॉन 2 आई एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर और पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक, जहाँ पे ए रेडियस है, एक्स क्या है, उस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी की कितना दूर हमें निकालना है। ठीक है, आइए आप इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की दिशा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम करंट के हिसाब से अभी लॉ पढ़े जो है उससे निकाल सकते हो आप लोग, कि इस पॉइंट पे लेफ्ट होगा, राइट होगा, ऊपर डाउन, क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मान लो ये पॉइंट धीरे धीरे शिफ्ट करते 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 हम यहाँ सेंटर पे चले जाएं, सेंटर पे ही पहुँच जाएं, तो सेंटर पे जब पहुँचोगे तो एक्स की वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगी 0, तो इसमें एक्स 0 कर दो, तो कहाँ पहुँच जाओगे बी एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से करोगे तो एक्स 0 कर दोगे तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर खत्म होगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर पावर में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ए क्यूब बचेगा, ए क्यूब से ए स्क्वायर खत्म तो ए ही बचेगा ना, क्या बचा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 एक ए बचेगा, ये हमारे पास बी सेंटर पर होगा। ठीक है, ये किसी रैंडम पॉइंट पे हो गया और ये बी सेंटर पे हो गया, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। अगर ग्राफ भी कभी आता है बनाने के लिए कि इस सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इसके डिस्टेंस के साथ बना दो, बी वर्सेस डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है और सेंटर पे सबसे क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर इस तरफ का भी बनाना हो तो इस तरफ इधर बना दो, ऐसे बन गया सेम टू सेम, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल हो गया हमारे पास। अच्छा, कॉइल में एक और नाम स्पेशल है, तो उसका नाम मैं बता रहा हूँ, फिर स्ट्रेट पे चलते हैं। हेल्महोल्ट्ज, अब इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं आप लोग जान लिए, हेल्महोल्ट्ज भी कह सकते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि दो कॉइल अगर है, दोनों कॉइल को हम ऐसे सामने रख दें, कैपेसिटर टाइप का, ठीक है, एक कॉइल यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे, दोनों इनकी जो रेडियस होगी, रेडियस मान लो ए है ना, तो इनकी रेडियस ए है, इनकी भी रेडियस ए रखना, और इनके बीच का गैप जो होगा वो भी ए रहे, तो ये एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल बना देते हैं। और इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी हमसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि हेल्महोल्ट्ज है क्या, तो पेयर ऑफ कॉइल है जिनकी रेडियस सेम है और उनके बीच सेंटर के बीच की दूरी भी क्या है सेम, उतनी ही जितनी रेडियस थी इनकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ए है जो रेडियस है, तो इसके बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड आता है 0.716 म्यू नॉट आई अपॉन इनमें से किसी एक का रेडियस, क्योंकि सब बराबर तो रेडियस डिवाइड कर दो। ये स्पेशल कैटेगरी है, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हेल्महोल्ट्ज हो गए हमारे पास सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल में और कुछ बातें हैं जो उसको बता देते फिर आगे बढ़ते हैं ना। सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अगर आप सोचो सामने से दिखाऊँ मैं सर्कल को ऐसे, अब इस बार सामने से दिखाऊँ तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अगर एक कॉइल है तो अगर 2 होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 हो गया तो 4, और n टर्म होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा कहानी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये क्या है रेडियस है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये बोलते हैं ना कि इसको सर्कल को सेमी सर्कल बना दिया मैंने, सेमी सर्कल। अब बताओ कि करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस r है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा, तो पूरे सर्कल की वजह से कितना था म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस है ना, ये रेडियस था, यहाँ पे रेडियस r लिखा तो मैं दे, पूरे सर्कल का इतना है तो आधे का कितना होगा, आधे से डिवाइड कर दो, हो गया आंसर। क्वार्टर का पूछेगा तो 1/4 कर देंगे, किसी r का पूछेगा तो क्या करना, लिखना ऐसे 2 पाई पूरे सर्कल का कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस, तो एक का कितना म्यू नॉट आई 2r इंटू एक का पूछा तो 1/2 यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर एक का इतना आ गया तो पूछ ले 30 डिग्री का, बताओ सिर्फ r का बना दे 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, बताओ इस आर्क की वजह से यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो 30 डिग्री दिया है ना, अगर एक का आ चुका है तो 30 डिग्री का इसमें क्या कर देना π/6 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात, तो हम किसी भी आर्क का भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में भी ऐसे बने होंगे, देखिएगा प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर।
है ना। ऐसे कई सारे सर्कल वो आर्क बनाकर इन्होंने कंबाइन किया होगा, पूछा होगा नेट बताइए, तो इनका भी आप ध्यान देना। और साथ में एक चीज़ और, करंट की दिशा बताएगी, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ मतलब क्रॉस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डॉट बनेगा नॉर्थ, ये बात याद रखेंगे। और दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक यूज करेंगे आप, विदाउट डायरेक्शन करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशा का मतलब ये था कि अगर दो लोग हैं, दोनों की वजह से मैग्नेटिक पूछेगा कि नेट बताइए, तो वहाँ डायरेक्शन के साथ उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा। चलिए, सर्कुलर कॉइल हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट है, कुछ छूटा होगा तो आप देख लीजिएगा, पूछ भी सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, देखो स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है, आपके पास एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट मतलब कुछ लेंथ फिक्स होगी, इसमें करंट आई जा रहा है, इससे डी डिस्टेंस पर आपसे एक पॉइंट पी ले लिया गया, पूछा कि इस पूरे वायर की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप क्या करना, पहले इन लोअर को मिला देना और अपर को मिला देना। और आप लोअर को मिलाते हो तो सपोज यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रेट वाली परपेंडिकुलर लाइन से ये θ2 एंगल बनाता है, और ऊपर वाला कितना बनाता है, θ1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई है वायर की, उससे मतलब नहीं रखता मैं, हमें एंगल मतलब करता है। जिस पॉइंट पूछा है इसके लोअर और अपर को मिलाओ, इस बीच वाली से अगर θ2 बना रहा और θ1, तो और करंट कितना है आई और कितना दूर है डी, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन इस बीच की दूरी डी, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे जो नीचे वाला एंगल है साइन थीटा, पहले अपर का लेते हैं θ1 प्लस लोअर वाले का साइन θ2, ये म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 कौन है, θ1 ऊपर वाले हिस्सा को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और लोअर हिस्सा को θ2। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर तुरंत समझ में आ जाएगा। कल को उन्होंने एग्जाम में आपको ऐसा कुछ दिया, सपोज कि देयर इज ए स्क्वायर, करंट इज फ्लोइंग आई एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, ठीक है, ए इज द साइड्स, ओके। नाउ दे आर आस्किंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो आप सब 3 लोगों को भूल जाओ इसको, सिर्फ एक को ध्यान दो। इसकी साइड कितनी ए है, करंट कितना जाएगा, आई जा रहा है। इसके परपेंडिकुलर दूरी की बात करें तो परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा, अगर टोटल ए था तो हाफ कितना होगा, a/2 ना। तो यहाँ पे इस वायर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी होती है, डी होती है ना फॉर्मूला के दौरान, कितना हो गया a/2। चलो एक काम मिल गया मैं, ठीक। लोअर को मिला दो, अपर को मिला दो। अगर लोअर को मिलाते हो और अपर को मिलाते हो तो लोअर को मिलाने वाली एंगल होगी 45, स्क्वायर में ये फिक्स होता है, और ये कितना हो जाएगा 45। तो θ1 θ2 भी मिल गया 45 डन, डी भी मिल गया 45 मिल गया, आई दिया ही रहेगा, आई भी मिल गया। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट भी मिल गया, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, क्या बी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। समझ में, दो स्पेशल केसेस इसमें होती हैं, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट हो रहा है मतलब वायर कहाँ तक चला जा रहा है, एकदम इनफाइनाइट तक, तो क्या करोगे, तो देखो इस पॉइंट से जो अपर एंड मिलाते थे वो क्या होता था θ1, अब अपर एंड कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे ऐसे करते 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 जाएंगे, कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पे। तो बताओ कितना एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक, 90 ना। तो θ1 क्या हो जाएगा 90, ठीक। और θ2 क्या बोलते थे हम लोग, इसी लाइन से जो लोअर एंड था वायर का उसको मिलाते थे तो θ2 बनता था। अभी लोअर एंड कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते मिलाते मिलाते जाएंगे लेकर, तो इनफाइनाइट पे मिलेगा ना। इनफाइनाइट कैसे हो जाता है, पैरेलल ना। तो बताओ यहाँ से कितना एंगल बन गया 90, तो ये भी 90 हो गया। अगर ये दोनों 90 हो गए तो साइन साइन 90 कितने होगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और बाहर कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। 2 से इसको काट दो, कितना बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब बचा हमारे पास एक लास्ट केस कि ये इनफाइनाइट केस बना था। दूसरा केस कौन सा होता है, सेमी इनफाइनाइट हो सकता है। सेमी इनफाइनाइट, सोचो इनफाइनाइट अगर ये है, सेमी का मतलब आधा होता है, तो सेमी इनफाइनाइट का इसी में आधा कर दो, हो जाएगा आंसर, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो इनफाइनाइट का हमें याद रखना है, सेमी इनफाइनाइट उसका आधा कर लेना है। ये स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर कॉइल दोनों हो गए मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डायरेक्शंस हम लोग विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल या अपने थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड एंड टोरॉइड देखिए, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड इज कह सकते हैं कि इज अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स हैविंग सम लेंथ, लाइक ये कॉइल्स हमने बना दिया विथ सम
लेंथ है ना इसके पास कई सारे कॉइल को, जैसे आप देखते होगे कि हम ये पहने हैं ना, दिस इज कॉल्ड कॉइल, ये एक ही जगह पे है। अगर इसको फैला दे धीरे धीरे एकदम फैला के चूड़ी जैसा पहन ले, जैसे लेडीज पहनती है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा। आप स्प्रिंग देख लो ना, स्प्रिंग एक तरह का क्या है, कॉइल ही है, और सॉरी सोलेनॉइड है, ठीक है। इसके दोनों एंड को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, ठीक है, तो बैटरी जोड़ेंगे तो करंट यहाँ से फ्लो करते 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 यहाँ से पहुँच जाएगा। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर थ्रू आउट द सोलेनॉइड क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जितना सेंटर पर है, लेकिन यहाँ बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इसके एंड्स पर क्या हो जाएगा, b/2, एंड्स के एंड पर क्या हो जाएगा, b/2। ये याद रखिएगा, जितना बीच में होता है उसी का आधा होता है किनारे पर। डन। नाउ इसकी वैल्यू कितनी होती है, मी नॉट की बी की वैल्यू, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है सोलेनॉइड की, l, इतने में टोटल टर्न गिना गया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कितने टर्न्स आ गए, टोटल n, ठीक है। करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इनटू I, ये हो गया हमारे पास। और कैपिटल N/L क्या है, कैपिटल N/L होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसी को स्मॉल n भी लिख देते हैं लोग। क्या पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, स्मॉल n। और स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल N/L, कैपिटल N नंबर ऑफ टोटल टर्न्स होंगे, कैपिटल L क्या होगा, पूरे सोलेनॉइड की लेंथ होगी। तो ये फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, म्यू नॉट, इसको हम स्मॉल n लिख देंगे, Ni हो गया, ठीक। टोरॉइड क्या है फिर, टोरॉइड हमारे पास है, अच्छा एक चीज़ और, डायरेक्शन की बात करें तो इधर से अगर आप देखिएगा, अगर इधर से लास्ट वाले कॉइल को देखो, अगर उसमें तुम्हें दिखता है कि करंट क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये पोल बन जाएगा साउथ, और यहाँ से इधर से देखने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ, ठीक। ये डायरेक्शन आप बना लेना आराम से देखकर, एंड से देखना जिधर दिखेगा, लाइट इधर से देखोगे तो एकदम अंतिम वाला टर्म दिखेगा, इधर वाला, उसमें क्लॉकवाइज है तो साउथ बोल देना इस वाले पोल को, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ बोल देना, ठीक है। तो डायरेक्शन की कोई टेंशन है नहीं। टोरॉइड क्या है, टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड, इसका मतलब क्या है, एंडलेस सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, एंडलेस सोलेनॉइड का मतलब कि अगर ये सोलेनॉइड है तो इसके दोनों एंड को पकड़ के घुमा के जोड़ दें हम, जलेबी टाइप का है ना, तो ऐसा कुछ देखो, ये हमारे पास हो गया, और इसी में हम क्या कर दें, कॉइलिंग कर दें, तो ये बन गया टोरॉइड। और इस टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही होती जितनी टोरॉइड होती। कहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड वैसे, तो देखो इस सोलेनॉइड के अंदर ही अंदर है जिसमें कॉइल है, तो इसके अंदर यहाँ पे इधर 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 जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी, कितनी होगी, म्यू नॉट Ni ही, जितना सोलेनॉइड में था। इधर का होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, इधर बाहर कितना होगा, 0, बस इसी के अंदर ही आएगा। सोलेनॉइड में भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0, यहाँ कितनी होगी, 0 होगी, बाहर 0 होते अंदर ही होता मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम कैसे हो गया, क्या कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तो जब ये टोरॉइड बनेगा तो इसका कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ लेंथ तो नहीं होगा ना, रेडियस होगी ना, तो बस इसी स्मॉल n को बदलना है। देखिए क्या बदला जाएगा, म्यू नॉट छोड़ देना, स्मॉल n को लिखना कैपिटल N/लेंथ, लेंथ नहीं है ना, लेकिन इस पूरे की लेंथ क्या कहलाएगी, सरकमफेरेंस, सर्कल में लेंथ क्या बनता है, सरकमफेरेंस, क्या लिख देना, 2π रेडियस इंटू आई, यहाँ पे था N/L, यहाँ पे लिख देना N/2πr, बस इतना डिफरेंस है टोरॉइड और सोलेनॉइड में, ठीक। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ये याद रखना हमें, ठीक है। टोरॉइड में बहुत ज़्यादा नहीं, सोलेनॉइड में थोड़ा बहुत याद रखना है कि डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे कितनी होती है, एंड्स पे कितनी होती है, एंड्स का दे देगा तो सेंटर का निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, है ना, एंड्स का आधा हो जाता है, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी क्या, आधी कम हो जाती है, 50% लेस हो जाता है। डन। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल कोई होगा, कोई भी पार्टिकल को हम चार्ज करते हैं, पहले चार्ज करने के बाद उसको हम क्या करें, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स लगेगा तो कितना, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, ये सारी कहानी, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल देखो कैसे, सपोज आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो हम क्रॉस बना रहे हैं, क्रॉस का मतलब समझ जाना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, अंदर बोर्ड की तरफ, ठीक है, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब अंदर हो गया। इसी में अगर हम एक चार्ज को रखते लाके, देखो ये रहा हमारे पास छोटा सा चार्ज Q, तो क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो ध्यान सुनिएगा,
एक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत अच्छी बात है। देखो आप यहाँ ध्यान सुनना, नॉर्थ साउथ, एक दूसरा मैग्नेट नॉर्थ साउथ, इसकी भी फील्ड है, इसकी भी फील्ड है, इसकी फील्ड निकल रही होंगी, इसकी फील्ड अंदर जा रही होंगी, तो दो फील्ड है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो दो पोल मतलब दो मैग्नेट है ना, पहले की फील्ड B1 दूसरे की फील्ड B2, तब ना अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है। अकेला अगर मैग्नेट होता तो किसको अट्रैक्ट करता? पत्थर रख दे तो खींचेगा उसको? नहीं खींचेगा। वैसे ही सोचो कि मूविंग चार्ज क्या है, रेस्ट पर है ना। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इसके आसपास, ये चार्ज रेस्ट पर है सपोज, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा होगा। तो अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड पहले से कोई बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड था, मान लो इस रूम में उधर वाली दीवार हमारे पीछे जो उधर उस तरफ जो दिख नहीं रहा आपको, वो नॉर्थ कर दे और ये साउथ कर दे, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंटर कर रही और यहीं पे हवा में एक छोटा सा बॉडी चार्ज रख देते हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पर है और ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। किससे लड़ाई होगी? जब दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे तब ना लड़ाई होगा। अब इस चार्ज को रखे पर देखा गया कि फोर्स नहीं है, अब इसको मोशन देते हैं, इसको फेंकते हैं v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ सपोज। तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो करंट बनेगा, और करंट की वजह से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटू वाले चार्ज का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B, इस बार जीरो नहीं होगा। और जो ये रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, ये किसी दूसरे सोर्स की वजह से, बहुत बड़े मैग्नेट की वजह से, मान लो दीवार नॉर्थ और ये साउथ बताया था मैंने, तो इनकी वजह से है। इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड था, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा? इनके बीच में क्लैश होगा। क्लैश होगा तो या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल करेंगे, तो इन पे एक फोर्स लगने लगता है। उसी फोर्स के विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फोर्स कितना किधर लगेगा उसकी बात करते हैं। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज गिवन बाय QVB। क्यू चार्ज होगा, V वेलोसिटी होगी, B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा गया था। क्यू चार्ज जो भाग रहा है V वेलोसिटी से, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, ये रेड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारे पास फोर्स। दूसरी चीज़, इसकी दिशा किधर होगी सर? तो इसकी दिशा के लिए फिर से वही राइट हैंड थंब रूल, लेकिन इस बार थोड़े से नॉमेनक्लेचर अलग होंगे। राइट हैंड थंब रूल में जो ये फिंगर्स होंगी, फिंगर्स राइट हैंड थंब रूल में बना दूँ अगर ऐसे, देखो ऐसे चार फिंगर्स, ठीक ऐसे, तो जो फिंगर्स हैं ये दिखाएंगे चार्ज की वेलोसिटी, जिस तरफ चार्ज भागेगा वो फिंगर्स बताएंगे, ठीक। और जो इसका थंब ये फिक्स है, कह सकते हो कि ये इन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है। जो पाम है वो किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है। फिंगर्स किससे? वेलोसिटी से। तो बचा थंब, थंब किसको देगा? फोर्स को देगा। अभी इसमें आप सोचो कि चार्ज ऊपर भाग रहा है, कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज के लिए यूज होता है, ठीक है। माइनस चार्ज के लिए ये वाला हाथ यूज करेंगे, या प्लस के लिए आप कर लेना, माइनस अगर होगा तो तुरंत पलट देना, दिशा अपने आप आ जाएगा। मान लो प्लस चार्ज है, इसको हम प्लस ले लेते हैं अभी कुछ देर के लिए। प्लस चार्ज पे हम अप्लाई करेंगे, चार्ज ऊपर भाग रहा है, वेलोसिटी ऊपर हो गई, ये ऐसे कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड पाम होता है, पाम इस समय किधर होना चाहिए? क्रॉस जा रही मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंदर ना, तो इसको ऐसे कर लो। तो थंब किधर जा रहा है? उस तरफ, तो इसका मतलब फोर्स इस पर किधर लगेगा? इस तरफ। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स Fm जो है वो किधर लग रही है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पे हमेशा लगती है, हमेशा, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? फोर्स वेक्टर है क्यू चार्ज स्केलर, इसको छोड़ देना, इसका क्या लिखोगे? V क्रॉस B। ये एक वेक्टर फॉर्मेट है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्मेट में लिखे होते हैं किसी चार्ज पर। ये हो गई हमारे पास। अच्छा, ये चार्ज जो है परपेंडिकुलर फेंका गया, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फेंका किधर गया? ऊपर। तो कितना एंगल बन रहा है? 90 ना। तो इस समय हम बोलेंगे कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के। तब ये कहानी है। अच्छा, कैसा पाथ बनेगा? फोर्स इधर लगाए हो, फेंका इधर गया है, फेंके इधर, कोई अचानक फोर्स लगाने लगे तो बेचारा कहाँ जाएगा? बीच में ना कहीं। तो ये यहीं से क्या होने लगता है? घूमने लगता है। घूम कर क्या बना देगा? सर्कल। और सर्कल अगर बन गया तो सर्कल की क्या होती है? रेडियस। और सर्कल पे हम पूरा को पूरा क्या करते हैं? एक सरकमफरेंस चलते हैं, तो रेडियस हम निकालेंगे, सरकमफरेंस 2πr कर लेंगे। तो रेडियस कैसे निकालोगे सर? ये बताओ। ये वाली फोर्स किधर लगती हुई दिख रही है? सेंटर की तरफ ना। तो यही मैग्नेटिक फोर्स जो है QVB, ये किसका काम कर जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। और यहाँ पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह? QVB है। तो वेलोसिटी से खत्म, एक वेलोसिटी यहाँ बचेगी, आर को यहाँ ले जाओ, QV, r इधर आ गया, m × v बचा है, r को पकड़ो, QB को उधर भेज दो, mv/QB। देखो रेडियस आ गया। इतनी रेडियस का सर्कल बनेगा। अब पूछ ले टाइम पीरियड बताओ, एक चक्कर कितने समय में लगाएगा? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं? डिस्टेंस कितना चलेगा इस पर?
सर्कल सर्कल है ना, तो 2 पाई आर और स्पीड क्या है, v स्पीड है। अब ये तो आर कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिख दो, ले जाके रखो, टी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो टाइम पीरियड का 1 बाई उल्टा कर देना। ये 3-4 चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर जब फेंकेंगे तब। अगर मान लो एलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फेंक दें, लाइक अब ध्यान सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस तरफ जा रही है, और चार्ज को भी इसी तरफ फेंक लें, तो इनके बीच में कितना एंगल बन गया, चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 0। और यहाँ पे जब हम क्रॉस लगाएं तो क्रॉस हटाते ही क्या लिखते हैं हम लोग, QVB साइन थीटा, और साइन थीटा अगर 0 हो जाए तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में किसी चार्ज को फेंकेंगे तो एंगल बनेगा 0, और उसमें उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता। फोर्स कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो, चार्ज ऊपर फेंका गया, चार्ज नीचे फेंका गया 90 डिग्री में, तब फोर्स लगता है कितना, QVB। डन, समझ में आ गई बात। उसमें सर्कल बनेगा, सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा mv/qb। टाइम पीरियड निकालने के डिस्टेंस अपन स्पीड कर देना, डिस्टेंस 2 पाई r/1 स्पीड हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 बाई टाइम पीरियड कर देना, सिंपली आ जाएगा, समझ में आ गया। एक लास्ट केस बनता है हमारे पास कि जब व्हेन वेलोसिटी हैव सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल मतलब 90 डिग्री ना हो, इंक्लिनेशन पर हो, कुछ एंगल पर हो, तब क्या होगा। तो उस समय देखिए पाथ कैसा बनता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पाथ उसमें कैसा होता है, हेलिकल, है ना। हेलिक्स आपने देखा होगा स्प्रिंग टाइप का। वैसे देखो, सपोज कि ये हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और आपने चार्ज को फेंका है ना ऊपर, ऊपर फेंकोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे इस दिशा में फेंकोगे तो इसी दिशा में हो जाएगी, फोर्स लगेगा ही नहीं। परपेंडिकुलर मत फेंको, यहाँ से v वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंक दो। अब क्या होगा सर, तो इस v के दो कंपोनेंट, इस तरफ v cos थीटा और परपेंडिकुलर पे v sin थीटा। अब ये बताओ, क्या ये v cos थीटा सीधा चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो कितना एंगल बनेगा, 0, इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा, गुड। परपेंडिकुलर वाला जो है v sin थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस पर फोर्स लगेगा पक्का। तो रेडियस अभी कितना आया था, mv/qb आया था, यही तो आया था ना। अगर मैं पूछूं इस केस में जब ये फोर्स ऊपर लगेगा, देखो ऊपर फोर्स लगेगा से जो पाथ बना तभी कैसा बना था, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कल। तो ये सर्कल यही बनाता है, ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के। लेकिन आगे भी तो चलना है v cos थीटा से, घूमते भी रहे और आगे भी चले, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हेलिक्स टाइप का। तो हेलिक्स बनेगा सर, तो इसका रेडियस भी तो कुछ होगा ना, यस रेडियस होगा। रेडियस कितना लिखोगे, क्या mv/qb लिखे इस बार, जितना पहले लिखे थे, नहीं, पिछली बार तो सिर्फ सर्कल बन रहा था एक जगह, इस बार ये घूमते चले जा रहा है। घूम क्यों रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से। आगे क्यों जा रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से। तो घूमने के लिए, सर्कल बनाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, साइन वाला, तो v की जगह क्या लिख देंगे, v sin थीटा, हो गया काम, डन। दूसरी चीज़, इन दो स्प्रिंग वाले पार्ट में, जैसे ये जो कर्व बन रहा है ऐसे ऐसे, इनके दोनों के बीच में जो गैप होता है इसे कहते हैं पिच। पिच की वैल्यू बताओ। अच्छा, इस तरफ चल रहा है तो इनके बीच की गैप पिच कहलाती है। इसका इधर चलने के लिए कौन स्पीड जरूरत है, मतलब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस स्पीड की, v cos थीटा की। तो इधर की दूरी जो चल रही है उसे पिच कहते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पिच मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड निकाल लोगे। टाइम कैसे निकालोगे सर, टाइम बराबर बताया था ना अभी कुछ देर पहले, क्या कि एक सर्कल घूमने में जो टाइम लगता है उसे कैसे निकालोगे, 2 पाई r सर्कमफरेंस अपॉन जिस स्पीड से घूम रहा है, कौन सी स्पीड यूज कर रहा है सर्कल घूमने के लिए, v sin थीटा। तो ये टाइम पीरियड यहाँ रख देना, पिच आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम सिर्फ बता ये रहे हैं कि हमें कैसे करना है प्रैक्टिस, क्या क्या पढ़ना है, और करना आपको ही पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि हम या कोई भी टीचर आपको कोई मंत्र देने वाला है। मंत्र का मतलब कि याद करवाने वाला है। आप बार बार करो, प्रैक्टिस करो चीज़ों को, कैसे करना है ये सिर्फ हम बताएंगे, ठीक है। क्या करना है ये भी बताएंगे, करना आपको है, ठीक है। तो डू द प्रैक्टिसेस ऑन फॉर्मूलाज, ऑन न्यूमेरिकल्स, ऑन थ्योरीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोशन हो गया, फोर्स हो गया, लॉरेंज। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो देखो, कोई भी चार्ज अगर Q है, v वेलोसिटी से भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहीं आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो चार्ज होगा तो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसके पास। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट वो करेंगे, फोर्स लगाएंगी। तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और चार्ज मूव कर रहा है, तो ये खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड से हो गई, एक बाहर की एक खुद की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की एक खुद की। तो जब दो दो हो गए तो ये क्लैश करेंगे, तो दोनों लोग फोर्स लगाएंगे, कौन कौन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो जब उस चार्ज पे नेट फोर्स की बात की जाए
तो वो फोर्स होगी मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स अभी कुछ देर पहले पढ़ा था क्यू वी पी, और इलेक्ट्रिक फोर्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज ले लेते हैं क्यू इंटू ई, क्यू दोनों में से कॉमन कर लो तो क्या बचेगा वी बी प्लस ई। ये फोर्स है नेट वाला, इसी को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसी का क्या नाम है? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू हो गया क्यू, इसको क्या लिख सकते हो v क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म लिखने चाह रहे हैं हम लोग, प्लस ई। तो ई तो वेक्टर हो ही जाता है ऐसे ही, अब इसको भी वेक्टर कर दो। देखो ये वेक्टर फॉर्म है किसका? लॉरेंज का। ठीक है, लॉरेंज फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू एफ इक्वल टू वेक्टर में क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी प्लस ई। इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, चलिए लॉरेंज फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट वही न्यूटन है ना, कोई नया चीज़ है नहीं इसमें। अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है इसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कंपोनेंट कहते हैं, और इसको लॉरेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपोनेंट कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है वो कि कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। तो क्यू बी मैग्नेटिक फोर्स का और क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया। अच्छा, यहाँ तक हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग फोर्स ऑन वायर। अगर कोई वायर है, इसके पास करंट है, ठीक है, तो बायोट सेवर्ट की बात माने और लॉरेंज की बात माने तो इसके आसपास इसका खुद का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। गुड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपना बना रहा था, कोई दूसरा नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस वायर को जहाँ रखा गया है उस जगह पर पहले से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल का मतलब कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, इसका खुद वाला नहीं चाहिए हमें अभी। ये रेड वाली जो लाइन है ये बाहर की है, और इसका खुद का भी तो अपना होगा ना, तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी इसके चारों तरफ बनेगी। अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हो गया इसका सेल्फ और इसका बाहर वाला। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्लैश करेंगे, एक दूसरे से क्लैश होंगे, तो या तो रिपल्सन या तो अट्रैक्शन, मतलब फोर्स आएगा। तो इस वायर पे फोर्स लगने लगता है। ठीक है, एक्सटर्नल पे भी लगेगा, एक्सटर्नल आदमी पे भी लगेगा, लेकिन वो हैवी है तो उससे हमें मतलब नहीं रखना है। बस इस वायर पे ध्यान दो, क्या वायर पे फोर्स लगेगा? यस। तो कितना लगेगा? तो जब भी कोई वायर करंट कैरी कर रहा हो आई, जिसकी लंबाई एल हो और बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? आई एल बी। ठीक है, इस फोर्स की भी दिशा के लिए सेम पार्ट, करंट की दिशा में फिंगर्स, ठीक, पाम मैग्नेटिक फील्ड, करंट की दिशा होगी कौन? देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, करंट फिंगर्स हो गया, फिंगर्स, और मैग्नेटिक फील्ड किससे? पाम फिक्स है इसका तो रजिस्ट्री है, और एल क्या है आपका? स्केलर, तो इसकी दिशा चाहिए नहीं हमें, इसको छोड़ दो। तो बचा कौन? फोर्स। ये किसको बताएगा? थंब बताएगा इसको। ठीक है, राइट हैंड करो, फिंगर्स करंट, पाम आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब बचेगा तो फोर्स। ठीक है, चलिए एक दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, ये डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये एक्सटर्नल। इसी में आपने एक वायर रख दिया, ये रखा आपने वायर जिसमें करंट इधर जा रहा है। अब पूछेगा कि इस पर फोर्स बताइए किस दिशा में लगेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन किधर? तो आपने क्या सोचा? फोर्स लगेगा, देखते हैं। करंट है, यस। लेंथ है, यस। मैग्नेटिक फील्ड है, यस। बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तीन है तो फोर्स लगेगा लगेगा। आई एल बी किस दिशा में? तो उसके लिए मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स किससे? करंट से, उधर करंट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर? पाम से। मैग्नेटिक फील्ड डॉट में, डॉट का मतलब आपकी तरफ बाहर आ रहा है ना, तो ये फिंगर उधर ही रखना, यानी कैसे घुमाते घुमाते बाहर कर लिया, इधर उधर कर लिया नहीं, फिंगर उधर मतलब फिक्स हो गया। अब पाम को बाहर लाओ, ये देखो हो गया। फोर्स किधर लग रहा है? थंब है ना नीचे, तो फोर्स किधर हो गया? डाउन साइड आ गया फोर्स की वैल्यू। ऐसे किसी भी का पूछेगा आप आराम से कर लोगे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गई बातें। इसके एप्लीकेशंस देखो क्या होते हैं। इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट विदाउट एनी क्वेश्चन कि ये कैसे आ रहा है। अगर कैसे आ रहा है का सोचना है तो बुक पढ़िए एक्सटेंड वर्जन में, या मैंने खुद वीडियो बनाया उसको देख सकते हो आप। देखो, करंट I1 एक में जा रहा है और दूसरे में करंट I2, दोनों वायर पैरेलल हैं, दोनों में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में। और एक केस हो सकता है दो वायर पैरेलल हो, एक में करंट ऊपर जा रहा हो दूसरे में नीचे। तो अगर करंट सेम दिशा में है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और करंट अपोजिट में तो एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती हैं। यही पूछा जाता है कि अगर दो वायर हैं दोनों में सेम दिशा में करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक, फोर्स कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा, जिसे रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स होगा F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन आप कह सकते हो 2 पाई, इनके बीच का गैप मान लो कितना है? D है, तो 2 पाई D। ठीक है, और अपॉन में L होता है यहाँ पर,
ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वायर्स ना इनफाइनाइट वायर हैं, तो इनकी लंबाई होगी नहीं, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं कितना, μ0I1I2/2πd। ठीक है, ये फोर्स लगता है। सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये हमें ज़्यादा याद रखना है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पैरेलल वायर्स का भी फोर्स हो गया एंड चार्ज का भी हो गया, करंट का भी हो गया। ओके, टॉर्क ऑन अ लूप, टॉर्क ऑन अ लूप पढ़ लेते हैं अभी पहले। कोई सपोज कि आप मैग्नेटिक फील्ड दे दूं मैं इसे, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही थी, आपके लिए लेफ्ट से राइट जा रही मान लो, और इसी में एक लूप रख दो। लूप का मतलब समझते हो, एक ऐसा वायर जो घूमकर वापस जुड़ जाए, पूरा एक सर्कल हो या रेक्टेंगल कुछ भी हो। तो मान लो हमने एक लूप रखा ऐसे, ठीक है ना। इसका जो अपना एरिया है पूरे लूप का वो ए मान लेते हैं हम, ठीक। इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसमें अपने आप फोर्स लगता है। देखो करंट जाएगा तो कन्फर्म है इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा और पहले से बाहर से कोई है तो इसमें फोर्स लगेगा। मान लो फोर्स आपका ऐसा लगने लगा, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, तो ये क्या होने लगेगा, ऐसे है रूम, इस पर इधर लग रहा है, इसको पीछे, तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो टॉर्क आएगा। तो वो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर यहाँ से याद रखना है NBAI, ठीक, NBAI। ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर एक टर्न होता तो एक रखते, दो होते तो दो, तीन रखते तो तीन, यहाँ पे ये हो गया। बी क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया वो बी, ए क्या है उस लूप का एरिया, और आई क्या है उसमें बहने वाला फ्लो करने वाला करंट है, ठीक। ये टॉर्क आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं लोग कि इसको यहीं ऊपर से ना एक स्प्रिंग से जोड़ देते हैं, ताकि अगर घूम जाए फिर करंट खत्म हो जाए तो अपने आप ये वापस अपनी स्टेट में आ जाए। उसे कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है C × फाई। फाई है डिफ्लेक्शन, जितना ये घूम कर गया, लाइक ऐसे है 0 तो इसको घूमकर 30 डिग्री घूम गया है, तो फाई क्या हो गया 30। C उस स्प्रिंग की कांस्टेंट होती है जिसका नाम होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक। टॉर्सनल कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग की अपनी अलग अलग होती है, हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये टॉर्क करंट की वजह से आया, ये टॉर्क स्प्रिंग की वजह से आया, ये ले जाएगा घुमाकर और ये वापस उसको ले आएगा, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो NABI इक्वल्स टू C∅ होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा एक चीज़ और, क्या कहते हैं उसको, अगर एक उसको घुमा रहे हो ओमेगा स्पीड से, लाइक ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए ना, तो एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे आ जाता है। ओमेगा ले लो ना, ले सकते हैं हम, ठीक है, या ओमेगा छोड़ देते हैं, अभी छोड़ो इसको, ओमेगा से हमें मतलब नहीं रखना, अभी हम वो जनरेटर में दिखाएंगे, अभी टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो ये कर लिया हमने। अब यहाँ से क्या करना है, C को उधर भेज दो, NABI/C, इधर फाई है, ठीक है। फाई क्या कहलाता है, फाई है डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्ट होगा वो डिफ्लेक्शन है, ठीक। तो इस I को भी अगर इस डिफ्लेक्शन के नीचे रख दें तो क्या बन जाएगा, φ/I। इसी को बोला जाता है करेंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी है। और अगर मैं इसी में इधर R का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 1/R का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो V बराबर क्या होता है IR, तो IR बन जाएगा V। तो ये क्या बन गया, φ/V। इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये कहानी जानते हो कहाँ पे हम ज्वाइन कर दिए हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी कॉइल ऐसे घूमते हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिए। ये एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पार्ट होता है, आप वहाँ पे पा जाओगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी पूछा जाता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, बी बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में जब हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो ये नहीं बढ़ता बेचारा। यही एक स्पेशल केस याद रखना है कि करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने पे नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी लाने के लिए हमने यहाँ पे नीचे क्या मल्टीप्लाई किया था, R। नंबर बढ़ाओगे ढेर सारा तो वायर का लंबाई भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो इनके बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने पे फ़र्क नहीं लेता है, मतलब उस पर डिफरेंस नहीं आता। लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। यहाँ तक हो गया हमारे पास टॉर्क और सोलेनोइड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक साथ कॉम्बिनेशन पार्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हो क्योंकि एक ही पार्ट है, वो बस अलग अलग बताया जाता है। एप्लीकेशन कह सकते हो टॉर्क का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट।
डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक हो चुका है, याद होगा आपको, P = 2 QL। यहाँ पे कौन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है M, वो होता है I × A के बराबर, करंट इंटू एरिया। लाइक ये लूप है, इसमें करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस R है, तो रेडियस R है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr², सर्कल है तो। ठीक है, इसी करंट और इसी एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की? I एम्पियर, करंट सॉरी, और एरिया का मीटर²। तो एम्पियर इंटू मीटर² इज द डायपोल मोमेंट्स यूनिट। कौन से डायपोल मोमेंट की बात करें? मैग्नेटिक की कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी खुद एक वेक्टर होता है। कौन? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो इधर कौन वेक्टर है सर? इधर एरिया वेक्टर है। वैसे एरिया स्केलर होता है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे। कैसे? तो देखो, करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे करंट को फ्लो कराओ, अंदर थंब जा रहा है ना, तो थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब एरिया भी अंदर है। और अगर करंट इसका क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज होता तो कहाँ आता? बाहर। तो एरिया इसकी बाहर होती। एरिया निकाल लेना, आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करना करंट के साथ, एम आ जाएगा। एम की दिशा पूछ लिया तो, कि वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस। तो देखो, एम होता है आई इंटू ए की दिशा ही एम की दिशा होगी। इसमें ए किधर आ रहा है? एरिया किधर आ रही है? अंदर। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी? अंदर। तो कहीं पे बना देना क्रॉस। क्रॉस किसकी दिशा होगी? एम की। ठीक है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, क्रॉस डॉट, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की भी दिशा क्या होगी? अंदर। तो अंदर को दिखाने के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं? क्रॉस यूज करते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हमारे पास छोटा सा पार्ट हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग मैटर्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम टाइम में इसको हम क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देते हैं। सबसे पहले, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका वजह कौन है? अर्थ ये मान लो है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमता है उसे कहते हैं हम लोग जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, और इस जियोग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा डिग्री पर हटकर 11.5 अप्रॉक्सीमेटली कह लेते हैं, हटकर ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ क्या है? ऐसे है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, तो इसको हम, इस एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग? जियो मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, जियोग्राफिकल जिसके अबाउट घूमता है, जियोमैग्नेटिक जिसके अबाउट हम मैग्नेट मान के चलते हैं। तो ऊपर का वैसे भी जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और नीचे का कौन है? साउथ। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। जियोग्राफिकल साउथ के जस्ट बगल में ही मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ है। कैसे पता? जब हम मैग्नेट लेके गए थे ना नॉर्थ पर, तो वहाँ मैग्नेट का कौन सा पोल अंदर की तरफ जा रहा था? नॉर्थ वाला, इसलिए इन्होंने नाम रख दिया इसका नॉर्थ। लेकिन आप सोचो, नॉर्थ अगर अंदर जा रहा है, इसका मतलब अंदर कौन रहा होगा? साउथ रहा होगा ना। सोचो आप ध्यान से कि साउथ ही ना नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो अंदर की तरफ जब नॉर्थ जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पोल रहा होगा? साउथ, मैग्नेट वाला। ठीक, लेकिन ग्राफ वाला इन्होंने नॉर्थ बना दिया, तो नॉर्थ चल रहा है आज तक। तो जियोग्राफिकल का नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक का साउथ एक ही है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके परपेंडिकुलर। जियोग्राफिकल के परपेंडिकुलर जो होता है उसे कहते हैं हम इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। डन। अब जैसे हम यहाँ पर आ गए, अपने रूम में ही मैग्नेट एक घर खरीद के लाते हैं मार्केट से, इसके बीच में एकदम एक स्ट्रिंग बांध कर इसको फिर क्या कहते हैं? सस्पेंड। अब ये सस्पेंड किया तो देख रहे हैं कि कुछ देर बाद ये अपने आप तुरंत ऐसे हो गया। फिर हम इसको सीधा करके से लटका तो फिर ये अपने आप हो जा रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल से जितना डिग्री पे ये झुक रहा है, ये हॉरिजॉन्टल था, मैग्नेट ऐसे झुक के खड़ा हो जा रहा है, इतना इंक्लाइंड हो रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है उससे हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है एंगल ऑफ डीप। ठीक है, या डीप एंगल। तो डीप एंगल क्या है? व्हेन एवर वी सस्पेंड अ फ्रीली मैग्नेट, then the angle suspended by this magnet with horizontal is called deep angle. Done. ये है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पहला। एक अपने हेडिंग पढ़ा होगा, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट एलिमेंट इज डीप एंगल। इसका मतलब समझ में आ गया कि फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट जितना भी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा उसे क्या कहते हैं हम? डीप एंगल। सेकेंड, डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल, व्हाट डज मीन बाय डिक्लिनेशन एंगल? देखो ध्यान से, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सपोज इस तरफ एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे सामने, एकदम जैसे मैं खड़ा हूँ इसके सामने नॉर्थ पोल है, मैंने एक बार मैग्नेट को लटकाया, तो ये बार मैग्नेट का साउथ नॉर्थ की तरफ होना चाहिए था, है ना। तो ये ऐसे ना होकर हल्का से क्या करता है? इधर शिफ्ट हो जाता है।
आप ऐसे समझ लो। अब मैं कहूँ कि एकदम सामने नॉर्थ है, मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड किया कि चलो अच्छा तुम ऐसे रहना, तो ये नीचे तो चला जाएगा, ये डीप हो गया। लेकिन ये नीचे जाने के बाद ये हल्का सा शिफ्ट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिक का नॉर्थ और जियो मैग्नेटिक का साउथ, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस पे है। यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट थोड़ा सा अलग है। तो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ा इधर नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेट का जो पार्ट है वो हल्का सा शिफ्ट होता है। तो हमने जब शिफ्ट किया, हमने कहा नॉर्थ तो उम्मीदवार इधर ही रुकना, ये बेचारा शिफ्ट हो गया इस तरफ। हमने कहा नहीं फिर से इधर चलो, फिर ये चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट तो इस तरफ है ना, हल्का सा एंगल पे। तो ये जो डिक्लाइन कर रहा है कि नहीं हमें इधर नहीं रहना इधर रहना, इसको अपोज कर रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। मतलब एक्चुअल नॉर्थ से जितना भी एंगल हट कर रहेगा मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। सेकंड इज डिक्लिनेशन एंगल। थर्ड, horizontal component of earth magnetic field. Horizontal component of earth magnetic field means what? When we suspend this magnet freely, then this magnet automatically gives like this inclination. इसका मतलब नीचे ही तो कुछ होगा ना, तभी तो उधर बेचारा चेहरा कर रही है, नीचे ही तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, इसीलिए मैग्नेट नीचे है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जाती तो ये ऐसा हो जाता, और ऐसा होता है एक जगह ऐसा होता है कि मैग्नेट ऐसे रहता है। वो कौन सी जगह है? पोल की इक्वेटर। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल से? 0। ठीक है, तो यहाँ डीप एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। कहाँ पर? इक्वेटर्स पे। और एक जगह ऐसा होता है कि एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। कहाँ पे होता होगा सोच के देखिए, पोल्स पर। तो पोल्स पे डीप एंगल कितना हो जाता है? 90। ये दो पार्ट पूछे जाते हैं कि डीप एंगल इक्वेटर पे कितना होता है? 0, और डीप एंगल पोल्स पे कितने हो जाते हैं? 90। उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इंक्लाइंड होता है। तो ये मान लो इतना इंक्लाइंड, इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंपोनेंट ले ऊपर और नीचे, लेकिन ऐसे सोच लो आप, देखो एक सेकंड, मान लो मैंने कहा कि ये लाइन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हल्की सी है, ऐसे रखा मैग्नेट को लटका कर, ये बेचारा हल्का सा इंक्लाइंड जा रहा है नीचे, 30 डिग्री मान लेते हैं। कितना डिग्री? 30। तो इसी को डीप एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेट के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे जा रही है, इसीलिए तो बेचारा उसी को फॉलो करते हुए जा रही है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर ले लीजिएगा, उसको बोलेंगे BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और इसको बोल देते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा? BE, इसको कुछ एंगल ले लो थीटा, भी बाद में 30 के लेंगे, BE cos थीटा। और थीटा से दूर पे कितना कंपोनेंट आएगा इसका? BE sin थीटा, है कि नहीं? तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया? वर्टिकल हो गया। कभी कभी न्यूमेरिकल इसी भी पूछे जाते हैं लोग, बोल देंगे कि अब हमारे पास देखो क्या क्या मिल गया, ध्यान से देखो आप लोग। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड BE एज्यूम किया, डीप एंगल वहाँ कितना किया? थीटा। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पे आ गया BH BE cos थीटा, और थीटा से दूर पे वर्टिकल जो आ गया B वर्टिकल BE sin थीटा। अब आपसे क्या करेगा ना, बोल देगा हॉरिजॉन्टल इतना दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 टेस्ला है, वर्टिकल इतना है, बताइए वहाँ का डीप और वहाँ का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल दे दिया और वर्टिकल दे दिया, तो इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दिए। देखो ये दोनों दे देगा तो अपने आप कैसे करोगे? डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन का हो जाएगा कॉट थीटा बराबर BH अपॉन BB। अगर ये दोनों दिया है तो यहाँ से डीप एंगल कैसे निकलेगा? कॉट को इधर भेज दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो डीप आ गया। फिर हमने कहा कि सर वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो निकालनी है, तो क्या करना है? इन्हीं दोनों इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर बराबर इधर वालों को स्क्वायर करो, BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, BE साइन स्क्वायर थीटा, BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। आगे देखो यहाँ से BE बराबर कितना हो गया? इसको हटा के रूट कर दो। अगर सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिया है तब भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इन्हीं दोनों को याद रखना, बस 2 ही इक्वेशन याद रखना है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिया है तो आप डीप एंगल भी निकाल सकते हो, आराम से आ गया। दैट इज थर्ड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ये जो कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट है। 3 एलिमेंट, पहला एलिमेंट डीप, दूसरा डिक्लिनेशन एंगल, और थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये 3 एलिमेंट है जो मैग्नेट के बोले जाते हैं। डन। बेसिकली 3 एलिमेंट है। वर्टिकल को एलिमेंट नहीं बोलते हैं, वर्टिकल को नहीं बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं सिर्फ। चलिए यहाँ तक हो गया हमारे पास अर्थ की थोड़ी सी जानकारी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। इसी में ससेप्टिबिलिटी है, परमिएबिलिटी है, तो उसके विषय में आप थोड़ा बहुत नॉलेज रख सकते हो। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी काई से रिप्रेजेंट होता है, आप देखते होगे बुक में लिखा होगा, काई मतलब ससेप्टिबिलिटी। ये बताता है कि लाइक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करी, मान लो खूब ढेर सारे इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसी बीच में इस मार्कर को रख दिया। अब ये क्या कर रहा है? उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में है,
अगर ये खुद मैग्नेट बन जाए, उसके साथ रहते मैग्नेट बन गया, उसी के अंदर रहते, तो इसके अंदर एक ससेप्टिबिलिटी है, मतलब एक्वायर करने की कैपेसिटी, उसके इफेक्ट को गेन करने की, उसके इफेक्ट को अपने अंदर लाने की क्या है, कैपेबिलिटी, जो अच्छा लाएगा, जो अच्छा मैग्नेट बनेगा। तीनों को रखा, ये सबसे अच्छा मैग्नेट बन गया, ये थोड़ा सा कमज़ोर और ये बना ही नहीं, तो ससेप्टिबिलिटी इसकी अच्छी है, इसकी कम है और इसकी है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, तो फेरो, डाया और पैरा 3 सब्सटेंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? फेरो, पैरा एंड डाया। ये जो दोनों एक कैटेगरी के ये मैग्नेट होते हैं, बन जाते हैं अच्छे वाले, ये सबसे अच्छा बनता है और ये थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली उल्टा होता है, कह सकते हो उल्टा। ठीक है, हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसमें एक आदमी को रखा फेरो को, तो ये खुद उसी के इफेक्ट में, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है, नॉर्थ से, कहाँ जा रही है, साउथ में। ठीक है, तो ये उन्हीं को सपोर्ट करता है, इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन गया, ये फेरो हो गया। पैरा को रखोगे तो वो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वीक होता है। फेरो पैरा दोनों सेम है, फेरो पैरा दोनों सेम है, बस पैरा फेरो के कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक होता है। डाया क्या है, डाया जस्ट उल्टा बन जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम नॉर्थ हो, हम तुम्हें अपोज करेंगे नॉर्थ बनकर, तुम साउथ, हम साउथ बनेगा अपोज करके, तो ये उल्टा काम करता है। ठीक है, तो फेरो के कुछ 1-2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, लाइक निकिल, कोबाल्ट, आयरन। वैसे ही डाया के, पैरा के, इन दोनों के भी, मतलब तीनों के आप 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत है, सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग पावर, मैग्नेटाइजेशन, नहीं इसको छोड़ते हैं। मैग्नेटाइजेशन आप समझते हो, मैग्नेटाइजेशन मतलब हम मान लो कि एक मैग्नेट है, तो हमने एक फील्ड अपने चारों तरफ फेंक रहे हैं, ये हमारे अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इसके सामने एक आयरन रख दिया मैंने, तो आयरन तो मैग्नेट बन जाता है ना किसी चुंबक के साथ, अगर मैग्नेट के साथ काफ़ी दिन तक चिपका के रखो तो ये खुद एक्वायर कर लेता है उसकी प्रॉपर्टी। तो हम इसको मैग्नेट बना रहे हैं, तो हमारी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हमारे अंदर अगर बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड है तभी हम इसको एक अच्छा मैग्नेट बना सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं बना सकते। तो हमारी प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए, और ये अगर चाहे कि नहीं तुम बना के दिखाओ में हम नहीं बनेंगे, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो दोनों की क्वालिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा हो ताकि वो इसको अच्छा मैग्नेट बनाए, और ये भी ससेप्टेबल हो कि दूसरे की इफेक्ट को क्या करें, अंदर अपने एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि पता चला तुम अच्छा हमें बना के दिखाओ, हम नहीं बनेंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ा के दिखाओ में नहीं पढ़ेंगे, तो ये ससेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती है, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो टीचर की भी क्वालिटी होनी चाहिए, और बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे की भी। अगर नहीं ऐसा है तो हम क्यों ना किसी गधे बच्चे को, जो वीक होता है बच्चा क्लास का, गधा नहीं बोल सकते, जो सबसे वीक होता है बच्चा, उसको हम क्यों नहीं टॉप करवा देते हैं। अगर वो बच्चा नहीं चाहेगा तो टॉप नहीं करेगा, अगर वो चाहेगा, डेडिकेशन होगा, तो विद इन अ ईयर्स, है ना, विद इन अ प्रैक्टिसेस वो अच्छा कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम गधे से एकदम टॉप कर जाएगा, कर भी सकता है, बट प्रोबेबली वो अपने में इंप्रूवमेंट ला सकता है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट बनाने में अच्छा है, बहुत अच्छा मैग्नेट, तो उसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो। ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस के 1-2 उसमें डेफिनेशंस हैं, चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से, बहुत ही कम मार्क्स के से आएंगे, 1 या 2 मार्क्स का आ सकते हो मैक्सिमम, वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग दैट पार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया से, लाइक मेरा पाम है, इधर नॉर्थ पोल रखा, तो इससे 50,000 लाइन्स निकल रही थी, 50,000 में से इसमें से जो जा रही है वो जा रही 5,000 मान लो, तो 5,000 इसकी क्या है, फ्लक्स है, इसको पास ले जाएंगे तो 5,000 से बढ़कर 10,000, 20, 50, अब पूरे जा रहे हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कहाँ से, किसी पर्टिकुलर एरिया से। डन, ओके, लाइक ये एरिया हमारे पास, इसका नाम ए, वो है, कोई भी सर्कल है, इसका एरिया ए है, यहाँ से फील्ड आ रही है कौन सी, बी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू ए डॉट, तभी तो स्केलर बनेगा ना, फ्लक्स स्केलर होता है। इसको ओपन करो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का। डन है, ओके, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज Faraday's law. In Faraday's law we will discuss 2 laws. Okay, Faraday's first law and second law. Faraday's first law is called as Newman law and second law is called Lenz law. First is Newman law and second is Lenz law. Lenz law is very famous and Newman is also famous. Well, first law and second law of what, Faraday's. According to Faraday's first law, he said कि EMF will be produced, like एक वायर है आपके पास, इसको हमने सर्कल बना दिया, कॉइल बना दिया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है। तो यस, करंट विल फ्लो, व्हेन एंड हाउ, तो करंट विल फ्लो व्हेन अ मैग्नेट
bring towards coil or away from the coil, means anyhow you just change the magnetic flux. Magnetic flux क्या बताया था अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने, फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू ए, या तो बी को चेंज कर लो या तो ए को चेंज कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और इन्होंने क्या बताया फैराडेज फर्स्ट लॉ ने, अपने फर्स्ट लॉ में, कि ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इस क्वाइल्स के पास से मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, तो ये भी दूर है, तो सपोज इसकी कुछ लाइंस क्वाइल से जा रही कुछ नहीं जा रही, जैसे जैसे इसके क्लोज आएगा इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, बढ़ेगी, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर इसको दूर ले जाएंगे तो यही संख्या क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, तो इसका मतलब फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वेन एवर जब फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम इट गिव्स ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इसमें खुद एक बैटरी जैसा बिहेव होगा, और बैटरी जैसा कुछ बिहेव होगा तो वहाँ करंट बनेगा, है ना। और जो बैटरी बनेगी वो इसी कॉइल में एक बैटरी जैसा बिहेवियर का मतलब समझ लो कि एक वोल्टेज का सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज का सोर्स मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने बना दिया एक बैटरी, तो ये सोर्स हो गया, अगर ये माइनस से प्लस बन गया तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन करंट की डायरेक्शन के लिए हम ऐसे नहीं सोच सकते, करंट के लिए इन्होंने दूसरा लॉ बताया। पहले लॉ में क्या बताया कि फ्लक्स चेंज होगा तो 100% ईएमएफ बनेगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज होने का तरीका क्या हो सकता है, फ्लक्स आप याद रखिएगा बी इंटू ए होता है, और जब इसको ब्रेक करते हैं तो बी ए कॉस थीटा बनता है। थीटा चेंज हो जाए, ए चेंज हो जाए या बी चेंज हो जाए, इन तीनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज होगा टाइम के साथ, तो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ लेंज लॉ सेज कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो ईएमएफ बनेगा और करंट फ्लो कराएगा, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट 100% बनेगा, है ना। अगर सर्किट नहीं क्लोज है तो ईएमएफ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। ईएमएफ इसमें बन जाएगा, एक तरफ प्लस बनेगा, एक तरफ माइनस है, इधर प्लस बनेगा इधर माइनस, लेकिन ईएमएफ तो है होगा ही होगा अगर फ्लक्स चेंज हुआ है इससे तो। लेकिन करंट ओनली फ्लो व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, और सर्किट क्लोज है तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डिसाइड लेंज लॉ ने करवाया। इसमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि द थिंग्स द ईएमएफ द करंट विल प्रोड्यूस्ड वेन एवर फ्लक्स चेंजेस, फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ में क्या कहा कि दिस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विल ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट अपोजेस द कॉज, कॉज का अपोज होगा, जिसकी वजह से ये करंट आया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, किसकी वजह से, फ्लक्स के चेंज होने से, जिसकी वजह से ईएमएफ आया, और ईएमएफ में यदि हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, करंट। ईएमएफ मतलब एक तरह का वोल्टेज, तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड करो क्या बनेगा, करंट। तो ये जो करंट बनेगा इस कॉइल में, वो करंट इस दिशा में फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा कि वो उसी कॉज का अप्रोच करेगा जिससे वो क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, बन रहा था। देखिए इसका मतलब क्या है, सेकेंड लॉ ये था हमारे पास। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ आपको, लाइक मैंने कहा कि देयर आर सम मैग्नेटिक फील्ड डॉट, ये डॉट की संख्या मैग्नेटिक फील्ड की है, इसी के बीच में कॉइल हमने रख दिया, ठीक है। आप सोचो कॉइल की साइज को मैं धीरे धीरे क्या करूँ, बढ़ा दूँ, इसको दाब दाब के पीछे की तरफ करके बढ़ा दूँ और इतना बड़ा हो जाए। तो पहले जो रेड वाली वो है सर्कुलर कॉइल, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, बहुत ही सपोज 10 है, और जैसे इसकी साइज बढ़ जाएगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी संख्या बढ़ रही है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है या घटता है तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ आएगा तो करंट बनेगा, और वो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा जो कॉज का क्या करेगा, अपोज। कॉज क्या था, शुरुआत कहाँ से की थी मैंने, जब इसको बढ़ा रहे हैं तो डॉट की संख्या इस लूप के लिए क्या हो रही, बढ़ रही है। छोटा लूप था तो डॉट की संख्या मान लेते हैं 10 है, जब ये लूप धीरे धीरे बड़ा हो गया तो इनमें क्रॉस की संख्या क्या हो गई, और कवर हो गई ना। तो क्रॉस की संख्या बढ़ना कॉज है, और उसको घटाने के लिए हम इस एक डॉट बढ़ गया मान लो तो इसके बराबर क्रॉस ले आए, एक डॉट और बढ़ गया तो क्रॉस ले आए, तो क्रॉस ले आएंगे ताकि डॉट की संख्या बढ़े ना। क्रॉस कब आता है आपको याद होगा, क्रॉस कब मैग्नीट्यूड बनता है, जब क्लॉक वाइज करेंट हो ना, तभी तो साउथ बनता है ना, है कि नहीं। साउथ कब बनता है, जब क्लॉक वाइज करेंट हो ऐसे। तो यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो करेगा ताकि क्रॉस बने, ताकि डॉट की संख्या जो बढ़े उसको क्या कर सके, हम अपोज कर सके, तो इसमें करंट क्लेस से फ्लो करने लगेगा क्लॉकवाइज। हो गया आंसर। एक और करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस थी ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर मैंने कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड की संख्या को घटा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की संख्या को घटा रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स डिक्रीजेज विथ टाइम, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्रॉस की संख्या क्या हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। तो क्रॉस की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब फील्ड घट रहा है, और जब फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, इसका मतलब चेंज हो रहा है। घटना में तो इस तरह का चेंज हुआ है, चेंज का मतलब बढ़े या बढ़े सिंपली। तो फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, तो इसमें करंट तो बनेगा। करंट किस तरह से फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने बताया था लेंज लॉ ने क्या कहा,
वो करंट इस दिशा में फ्लो करेगा, कॉज का क्या करेगा, अपोजिट। तो कॉज वॉज की डिसअपियरिंग ऑफ क्रॉस की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। तो क्रॉस घटने का अपोज क्या होगा, उसको घटने नहीं देना है। तो क्रॉस की संख्या ना घटे, इसलिए और क्रॉस आते रहे। जब घट रहा है वो, तो उसको हम बढ़ाते जाए। क्रॉस की संख्या बढ़ाने के लिए बताओ क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ले आएंगे करंट, तब ना क्रॉस की संख्या बढ़ेगी, है कि नहीं, समझ में आ गया। और इन्होंने कहा था कि क्रॉस की संख्या बढ़ा रहे धीरे धीरे, तो बढ़ाने का अपोज करना क्या होता है, घटाना। घटेगा कैसे सर, जब इसमें हम डॉट की संख्या ले आएंगे। तो डॉट लाने के लिए करंट किधर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। हो गया आंसर। तो इस तरह से डायरेक्शन भी पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को यूज करके हम, सेकंड लॉ एक्चुअली करंट की डायरेक्शन है, फर्स्ट लॉ में हम ईएमएफ पता करते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज द फैराडेज लॉ। नाउ मूव टू द मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए ढेर सारे वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बुक में। सेकंड इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, व्हाट इज मीन बाय मोशनल ईएमएफ। मोशनल मीन्स मोशन की वजह से, ईएमएफ मतलब जो वोल्टेज क्रिएट हो। तो देखो आप मान लो ये क्रॉस मैंने बना दिया ढेर सारा, ठीक है। इसमें ये दो रॉड्स हमने रख दिए, इनको टच करा दिया यहाँ से। अब आप सोचो कि आपके पास एक नया रॉड है, इसको हमने ये लगा दिया, ये स्लाइड कर सकता है। अभी यहाँ है, तो इसके अंदर कितने क्रॉस की संख्या दिख रही है, 2। अगर इसको धीरे धीरे शिफ्ट करके यहाँ ले आए, तो अब इसमें पूरे लूप में कितने क्रॉस हो जाएंगे, 4। फॉर होंगे कि नहीं होंगे। इस मीन्स की फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, क्रॉस की संख्या बढ़ रही है, मतलब बी बढ़ रहा है। बी बढ़ेगा तो फाइव बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। बी बढ़ रहा है ना, इसको हम आगे ले जाएंगे तो क्रॉस इसके अंदर करने, देखो ना यहाँ से यहाँ तक क्रॉस की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। और आगे ले जाएंगे तो पूरे 6 हो जाएंगे। तो बी बढ़ रहा है, इसका मतलब 5 बढ़ेगा। 5 बढ़ने का मतलब 5 चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और 5 चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ विथ माइनस साइन। माइनस साइन क्या दिखाता है, वही साइन जो माइनस है वो दिखाता है कि डायरेक्शन किधर होगी करंट की, इस तरह से होगी अपोज करें। तो जो ईएमएफ बन रहा है वो कितना बनेगा। तो मोशनल में अगर आप इस रॉड को वी वेलोसिटी से ले जा रहे हो, इसकी रॉड एल है, जिस मैग्नेटिक में रखा है उसकी वैल्यू वी है, तो जो मोशनल ईएमएफ बनता है वो बनता है वी एल बी, ठीक है। मोशनल ईएमएफ ये हो गया जब एक रॉड सीधा सीधा भागे, और अगर वही रॉड घूमने लगेगा, लाइक ये रॉड लिया अपने, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है, इसकी लेंथ एल है, इसको घुमा रहे हैं हम ओमेगा स्पीड से, लाइक इसके अबाउट ऐसे से घूम रहा है, टिम डिम 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 ऐसे टाइप का। तो वहाँ पे ईएमएफ कितना बनेगा, तो वहाँ बनेगा वी एल बी अपॉन 2। जितना यहाँ बनता है सीधे भागने में, उसी के आधा बनता है घूमने में, ठीक है। और इसको ओमेगा में बदलना चाहो तो क्या लिखोगे, वी बराबर क्या पढ़ते हो, आर ओमेगा ना। इसको चेंज कर लो तो हो जाएगा हाफ, वी को लिखोगे आर ओमेगा, आर का मतलब लंबाई इसकी, तो एल ओमेगा, एल बी पहले से है तो कितना हो गया, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर बी। ये हो गया ओमेगा के टर्म में ईएमएफ। रोटेशनल का ये, और ये हाफ, और सीधे भागने का लीनियर का ये होगा। मोशनल ईएमएफ है सारे के सारे, ठीक है। ये पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में, एग्जांपल देखोगे स्पोक, साइकिल की तीलियां जो होती है स्पोक्स, उसको लेकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। इसमें 24 स्पोक्स करके ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आप चाहोगे तो देख सकते हो। मोशनल ईएमएफ ये हो गया। अच्छा, ईएमएफ आपको मिल गया वी एल बी। वी बराबर, सॉरी बोल्ट, वी क्या है वेलोसिटी है, एल क्या है लेंथ, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ई क्या है यहाँ पर ईएमएफ है। ईएमएफ एक तरह का क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसको वोल्टेज मत बनाना, हम स्मॉल लिख रहे हैं उसको। अब बताइए कि फोर्स क्या होता था। फोर्स बराबर किसी वायर को जिसको खींच रहे थे उसमें करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो अगर फोर्स में पूछूं तो क्या लिखेंगे, आई एल बी। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि कोई करंट कैरी करने वाला वायर है जिसकी लंबाई एल हो, उसमें करंट आई जा रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, बी हो, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, आई एल बी। आई एल बी, आई की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, आई मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना बना है, वी एल बी अपॉन में रेजिस्टेंस। ये करंट को हमने बदल दिया, एल को लिखा, बी को लिखा, कितना आ गया देखो, बी एल 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 स्क्वायर एंड बी 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 स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या बना हमारे पास, फोर्स। तो ये पूछा जाता है फोर्स ऑन द वायर, ये पूछ कर सकते हैं हम लोग। और पावर कितना कंज्यूम करेगा, पावर क्या होता है, V इंटू आई। वी मतलब वोल्टेज, ये वाला उठा लेना, कितना वी एल बी है इंटू आई, कितना होगा, आई क्या होगा, V अपॉन आर ना। तो V एक बार और लिख दो, अपॉन में आर कर दो, देखो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या हो गया हमारे पास, पावर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। हीट पूछेगा तो बस इसी पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। तो कुछ भी ऐसा पूछेगा मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मोशनल ईएमएफ कंप्लीटेड हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंडक्टेंस की। इंडक्शन एक प्रोसेस होता है, आपको पहले ही चैप्टर बताया गया था कि अगर एक किसी अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी ले जाते हैं तो उसके
पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर अर्थिंग करते हैं तो बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं। 3 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या थे? फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आप सोचो ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल में आपने क्या दिया, स्विच लगा के एक बैटरी जोड़ दी। स्विच जैसे ही ऑन करोगे करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ऐसे क्या करंट तुरंत जीरो था, पहले स्विच ऑफ था, फिर ऑन किया तो मान लो 10 एम्पियर हो गया, तो क्या जीरो से तुरंत 10 एम्पियर हो जाएगा? क्या 10 एम्पियर तुरंत नहीं होने वाला, इट विल टेक सम टाइम। तो पहले जब 0 एम्पियर था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जैसे 1 हुआ 0 से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, जैसे फिर 2 हुआ 2 मैग्नेटिक फील्ड, 3 फिर 4, फिर ऐसे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो आप ध्यान से देखो किसी एक कॉइल को, बस इसी बीच वाले को ध्यान से देखो, क्या इस वाले बेचारे के लिए बी की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है? यस। तो बी अगर बढ़ेगा तो सोचो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बी ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स, बी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा उस कॉइल का, तो उसका भी फ्लक्स चेंज होगा ना, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ। ऐसा किसने कहा था? फैराडेज फर्स्ट लॉ में कहा था इन्होंने। तो ईएमएफ बनेगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है, ये तो कन्फर्म बनेगा। ईएमएफ जो बनेगा मतलब इसी में ईएमएफ बना ना, एक तरह का वोल्टेज, और ये वोल्टेज जो इसमें बनेगा वो मेन वाले वोल्टेज का हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। ये सेकेंड लॉ में बताया गया था, इसलिए इस बैक ईएमएफ का नाम लिखा जाता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब जो मेन वोल्टेज का, मेन सोर्स का क्या करे? अपोज करे। यहाँ बना क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बनेगा फैराडेज फर्स्ट लॉ में, और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला ईएमएफ मेन वाले का अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, BACK। ओके, बैक ईएमएफ। ओके, नाउ इसमें कितना ईएमएफ बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पास, देखो इससे कि फ्लक्स जो है, जो इसमें फ्लक्स बनने वाला, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब बी बढ़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इसमें फ्लो करने वाले करंट के। कम करंट था तो कम फ्लक्स रहता, ज़्यादा करंट और ज़्यादा करते जाएंगे तो फ्लक्स की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लाते हैं? कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट आएगा एल, और आई तो पहले से था, यही एल जो है इसी को क्या कहते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस। देखो लास्ट में एंस लिखा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, यही 3 है, LRC। एल हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस भी कह सकते हो, आर हो गया रेजिस्टेंस, और सी हो गया कैपेसिटेंस। 3 एक जैसे हैं, इन्हीं तीनों को हम AC सर्किट में भी पढ़ेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया एल, एल बराबर क्या हो गया यहाँ से? फाई बाई आई। अगर एक टर्म में बात करोगे तो 2 में बात करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 में बात करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई, और एन में बात करेंगे तो एन से मल्टीप्लाई। तो एक फॉर्मूला हो गया एल बराबर फाई एन अपॉन आई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एल का होता है ई अपॉन डी आई बाई डी टी विथ माइनस। यू कैन यूज, कैसे आया होगा ये? फाई यहाँ पे मिल गया ना, फाई बराबर एल आई, इस फाई को उठा के यहाँ रख दो तो क्या बन जाएगा? ई, फाई को रखो, फाई बराबर क्या लिख सकते हो? एल आई, तो क्या हो जाएगा? एल, अंदर बचेगा डी आई बाई डी टी। तो देखो एल बराबर क्या हो जाएगा? इसको नीचे उठा के ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये वहीं से बना है, तो आप एक को याद कर लो, ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? एल की यूनिट क्या होगी सेल्फ इंडक्टेंस की? हेनरी, कैपिटल एच, हेनरी। हेनरी इसका वो क्या है? यूनिट है। हेनरी बड़ा होता है इसलिए माइक्रो हेनरी या पिको हेनरी या नैनो हेनरी यूज करते हैं। लाइक फैरेड को हम क्या यूज करते थे? माइक्रो फैरेड ना, वैसे ही, ठीक है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बड़ा आसान है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? फाई एन अपॉन आई, और एक दूसरा क्या था? एल बराबर डी आई बाई डी टी, ये तो था ना। इसी तरीके से एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब जब दूसरे की बात करें, आप सोचो म्यूचुअल कब आएगा? इस कॉइल में करंट फ्लो कराओ, बगल में कॉइल रख दो, इसमें करंट फ्लो मत कराना, गैल्वेनोमीटर रख देना बस। अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, शुरू होगा 0 से फिर मैक्स होगा 10 तक सपोज, तो इसमें मनमारा लाइंस बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो इसी में तो हो रहा है, खुद सेल्फ तो हुआ ही था, बढ़ा था, वो हम पढ़ लिए, लेकिन इसकी लाइन्स इससे भी तो कनेक्ट होंगी। तो इसमें बेचारी पहली एक आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, तो ये कहेगा हमारे में भी फ्लक्स बढ़ रहा है, हमारे में फ्लक्स बढ़ा, तो हम अपने आप में खुद एक ईएमएफ बनाएंगे। तो इसका ईएमएफ जो होगा वो जाएगा E2, इसमें जो बनेगा तो E1, ठीक। इसके दोनों बीच में जो एक रिलेशन है कि इसमें कितनी फील्ड लाइंस कोरिलेट करेंगी, कितनी इसकी आएंगी और कितना ईएमएफ बनेगा, उसकी जो बात की जाती है वो कौन बताता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। ओके, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हो, एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हो जाएगा फाई एन अपॉन आई, है ना। ध्यान सुनो, आई किस में था? पहले में कि दूसरे में? इस सर्किट का नाम लिख देते हैं पहला और दूसरा। तो करंट पहले देंगे इसमें, तो ये I1 होगा पहले का, ठीक है। फ्लक्स किसका होगा? पहले का या दूसरे का? तो लिंक जो होगा वो दूसरे में लिंक होगा, ठीक।
नंबर ऑफ टर्न्स किसका लेंगे, पहले का कि दूसरे का, तो फ्लक्स स्विंग बना रहे हो तो इसका टर्न लेंगे तो ये N2 जाएगा, तो phi2 N2 अपन I1, समझ में, ये M हो गया। ये वाले फॉर्मूले को लिखना चाहें M वाले को तो L की जैसा, तो M को इसके बराबर जब लिखोगे तो लिखोगे E अपॉन di/dt है ना। अब बदलो कैसे, E किसका लोगे, पहले का कि दूसरे का, तो M लिख रहे हैं दोनों का, तो इसमें तो E दिया रहेगा, यहाँ वोल्टेज दिया रहेगा, इसका नहीं चाहिए तो यहाँ पे E2 लिख देना, और I किसका लेना, पहले का। देखो करंट दे पहले में रहो, बना दूसरे में रहो ना, तो करंट पहले का लिखना और EMF 5 ये सब किसका लिखना है, दूसरे का। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप लिख सकते हो, सेल्फ याद कर लो, म्यूचुअल लिख सकते हो। म्यूचुअल और सेल्फ में भी एक रिलेशन होता है, M बराबर होता है √L1 L2, इसका L1 होगा सेल्फ, इसका इसका L2 होगा सेल्फ, इसका L1 सेल्फ होगा, इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो M होगा। इसमें 1 2 नहीं लिखते, म्यूचुअल दो के बीच का होता है। L1 पहले का सेल्फ इंडक्टेंस, L2 दूसरे का, बराबर ऐसे करेंगे और यहीं पे लिख देंगे K। यही जो K होता है इसी को एक नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर, ठीक है, कपलिंग फैक्टर कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कपलिंग फैक्टर, डन है। तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K √L1 L2, जहाँ पे K क्या है, कपलिंग फैक्टर है, तो लिख सकते हो कपलिंग फैक्टर इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन √L1 L2, डन, गुड। और L1 L2 बराबर हो जाए तो L स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, M बराबर KL, डन है ना। तो लिख सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस इज कपलिंग व्हेन L1 L2 क्या हो, आपस में बराबर हो। दिस आर द इंडक्टेंस, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ कम टू द जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर के विषय में आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जनरेटर के विषय में आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। जनरेटर में जो EMF बनता है, जनरेटर के चलाते हैं तो EMF तो बनता है ना, वोल्टेज, फिर उससे करंट हम फ्लो करवा लेते हैं, तो जो EMF बनता है वो कितना हो जाता है, ये EMF आता है डायरेक्ट, EMF BAN बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है क्या। तो अब जनरेटर पढ़ोगे 10th में भी, नॉर्थ साउथ होता है, इसके बीच में कॉइल होता है, इस कॉइल को ही हम हैंडल लगा के यहाँ से क्या करते हैं, घुमा देते हैं, घुमाते हैं ओमेगा से हैं, इसका एरिया ए होता है, एरिया ए हो गया, ओमेगा से घुमाएंगे और जितनी स्पीड से घूमेगा टाइम जो लेगा वो टी, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी हो गई, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ाते जाएंगे एन, तो EMF क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो BAN बैन ओमेगा करके याद कर सकते हो हम, इसीलिए ऐसे लिखे थे बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये EMF बनता है किसमें, जनरेटर में। और यहीं से स्टार्टिंग हम अगले चैप्टर की करते हैं EMF अल्टरनेटिव करंट की। जो ये बैन ओमेगा है इसको एक नया नाम देते हैं मैक्स, E0 को ही दूसरा नाम लिख सकते हो E मैक्स। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, E बराबर, इनको क्या लिखेंगे, E0 साइन ओमेगा टी। तो अगले चैप्टर में बस यही पढ़ेंगे, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे E0 फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, BAN ओमेगा, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, N नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये कभी नहीं बदलता, ठीक है, ये पीक होता है, और साथ में कौन है, साइन है। तो अगर E की बात करें तो ये कौन सा EMF है, ये है इंस्टेंटेनियस EMF, ये कौन सा है, मैक्स या पीक साइन ओमेगा टी में, आपको पता ही है। तो साइन का ग्राफ अगर बनाए हम तो ऐसे बनेगा, तो ये जो पीक वैल्यू है यही है E0, ठीक है, बाकी ये साइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो E वर्सेस T का ये ग्राफ है, इसको हम खैर आगे भी पढ़ेंगे। अभी ये हमारे पास जनरेटर में बस इतना याद रखना कि जो EMF बनता है वो इतना बनता है, क्यों बनता है, उसमें एरिया कम नहीं होता, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, बस वो जो लूप होता है वो घुमाते हैं जनरेटर में, घूमता है ना डीजल इंजन वाले पार्ट से, ठीक है। तो डायनेमो से ये करंट हमें, ये EMF हमें मिलता है, सिर्फ इतना याद रख लो और ज़्यादा नहीं याद करना हमें इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट टॉपिक बिफोर AC, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर आपका ऐसे कुछ होता है हमारे पास, इसमें इधर कॉइलिंग करते हैं, इधर कॉइलिंग करते हैं, जो इधर कॉइलिंग करते हैं इधर से सप्लाई देते हैं इनपुट, AC आती है, इधर से इनपुट हो गया, यहाँ से हमें क्या होता है, AC ही क्या मिलता है, आउटपुट। दोनों AC हैं, AC में ही काम करता है, जनरेटर कभी DC में काम नहीं करता है, ठीक है, AC में काम करता है। इनपुट हो गया, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सर्किट कॉइल, और इसको कहेंगे सेकेंडरी कॉइल, डन। इसको लिखें, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे घुमा घुमा के बनाएंगे उसको रखेंगे नंबर ऑफ प्राइमरी, इसमें जितने घूमे रहेंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी। इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो प्राइमरी करंट होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो सेकेंडरी, इसमें जो वोल्टेज बनेगा वो V प्राइमरी होगा, इसमें जो वोल्टेज बनेगा वो
वी सेकेंड। हम इसमें वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेट करता है, वोल्टेज को क्या करता है, ज़्यादा या कम करता है। याद रखिएगा, कभी बनाता नहीं है वोल्टेज, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेगा। वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाता है, और वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे वो भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए होता क्या है, इसमें हम सप्लाई करेंगे तो इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो फील्ड से घूमते घूमते ना इसमें से भी हो के आता है, तो दोनों में घूम रहा है ना वही, तो दोनों का फ्लक्स सेम होता है। और फ्लक्स बराबर क्या था, ई बराबर d∅dt था पहले और दूसरे में। पहले में वोल्टेज होगा प्राइमरी और दूसरे में क्या होगा, सेकेंडरी। ठीक है, ये तो लिखेंगे, दोनों का फ्लक्स सेम है तो हमने लिख दिया। लेकिन एक चीज़ आप देखो, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का अलग है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी है। अगर मैं इसको देखूँ, ये प्राइमरी के लिए सेकेंडरी के लिए, तो अगर दोनों का रेशियो लो EP/ES लिख दो, इधर को इससे डिवाइड कर दो तो इनको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो d∅dt कट जाएगा, क्या बचेगा, NP/NS। देखो एक लाइन मिल गई हमें, EP/ES = NP/NS। EP क्या है, प्राइमरी वोल्टेज का, ECS क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एंड NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। एक लास्ट चीज़, पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट। अगर कोई लॉस ना हो तो पावर इनपुट बराबर क्या होगा, पावर आउटपुट। पावर इनपुट, पावर बराबर क्या होता है, VI। ये इनपुट के लिए है, तो इनपुट में कौन है, प्राइमरी। पावर आउटपुट में कौन है, V/I। पावर का फॉर्मूला होता है। आउटपुट के लिए कौन है, सेकेंडरी। तो यहाँ से VP, इधर VS ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो IS/IP हो जाएगा। अब इसको कंबाइन करो, वोल्टेज मतलब यही E है ना, E को वोल्टेज भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर ना, कंफ्यूज मत हो ना इसको लेकर। चलो एक साथ करते हैं, VP/VS ये बराबर है, तो ये बराबर है NP/NS, और यहाँ से ये बराबर है तो इसको भी लिख सकते हैं IS/IP। ध्यान से देखें, VP NP दोनों का प्राइमरी ऊपर है, सेकेंडरी नीचे, लेकिन करंट का IS ऊपर, सेकेंडरी ऊपर है, करंट नीचे है। इसी को 1/R लिख देते हैं हम लोग, और ये जो R है इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल सिर्फ यहीं से आएगा, इसको अच्छे से याद रखना। बोलेगा कि अगर इंटरनली मतलब शुरू में यहाँ से 220 वोल्ट दिया जाता है, यहाँ 110 वोल्ट मिलता है, मतलब वोल्टेज को कम किया गया है, तो जो वोल्टेज कम होता है उसे कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर यहाँ 220 देकर हम यहाँ 440 निकाले तो इसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। डन। अच्छा, 220 देकर 440 निकाला गया है, नंबर ऑफ टर्न्स था 10, तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ टर्न्स कितना हुआ। तो देखिए प्राइमरी में कितना दिया गया है, VP कितना है 220, VS कितना मिल रहा है 440, NP कितना है 10, तो बताइए NS नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, तो फुल क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर में इसी फॉर्मूले पे आएगा। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाना, स्टेप डाउन वोल्टेज कम करना, याद रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा तो इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा अपने आप, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज अपने आप क्या रहेगा, कम रहेगा। इसमें बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, वोल्टेज घटवाना है तो क्या कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो। तो आपके कॉलोनी में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हम ट्रांसमिशन में इसका बड़ा यूज करते हैं। जहाँ पे पावर बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर प्लांट में, वहाँ पे वोल्टेज मान लो हम 11,000 बनाते हैं, 11,000 वोल्ट, तो उसको ट्रांसफ़र करना बहुत दूर, 100 किलोमीटर्स दूर तक हमें ट्रांसफ़र करना है, तो हम वायर के थ्रू करते हैं। तो वायर में लॉस होगा ही होगा, पावर का लॉस I²R, वो लॉस कम हो उसके लिए हम वहीं पर वोल्टेज जब 11,000 बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बनाते हैं, 1,32,000, उससे भी ज़्यादा जितना पॉसिबली कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं, फिर ट्रांसमिट कराते हैं। लाइक मान लो कि A पॉइंट पे बनना, B पॉइंट पे ले जाना है, तो हम यहाँ पे पहले वोल्टेज बढ़ाएंगे ताकि पावर लॉस कम हो, ट्रांसमिशन फिर जब पहुँचा तो हाई वोल्टेज यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डाउन। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, स्टेप अप। समझ में आ रहा है। फिर हम उसको ब्रेक करके पूरे अपने पावर सब स्टेशन से स्टेशन से करते करते हम क्या करते हैं, अपने घरों तक पा जाते हैं। ठीक है कि नहीं, ओके। पावर लॉस कम हो उसके लिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। डन है ना, ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। ये होगी ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में लॉस की बात आ जाती है, कभी कभी पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो। लॉसेस में आप बात करोगे, कॉपर लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ईडी करंट लॉस होता है, एंड हैमिंग लॉस होता है। ये सारे लॉसेस हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कुछ इनके क्या कहते हैं उसको हम लोग करेक्शन से या कह सकते हो, कैसे इसको हटा सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हो, रिड्यूस कैसे कर सकते हो, रिमूव तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। तो हम कॉपर यूज कर सकते हैं कॉपर लॉस हटाने के लिए, है ना, अच्छा मेटल जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। दूसरी चीज़ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं,
जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है जिस पे वाइंडिंग लपेटे जाते हैं उसको लेमिनेटेड यूज किया जाता है, तो नाम आता है लेमिनेटेड कोर यूज करके, ठीक है, एडी करंट लॉस करने के लिए। व्हाट इज द ईडी करंट लॉस? ईडी करंट क्या है? तो देखो, अगर आपके पास बंडल्स ऑफ वो है मेटल शीट, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे, इसके इधर नॉर्थ लिख दे, इधर साउथ लिख दे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जाएंगे और नॉर्थ साउथ को बढ़ाते बढ़ाते रहे, चेंज करते रहे। तो जब घटते बढ़ते रहेंगे तो कभी लाइंस की संख्या ज़्यादा होगी, कभी कम हो जाएगी, कभी फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर कभी कम हो जाएगी, तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें करंट बनेगा और वो करंट सर्कुलर बनता है। इसी सर्कुलर करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करेंट्स। और ये एडी करंट बड़े काम के भी होते हैं, बड़े ख़राब भी हैं। काम की तब होती हैं जब इसे मेल्ट कराना है, तो हम एडी करंट कभी नॉर्थ इधर बनाते, कभी साउथ इधर, तो फिर इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी बदलते रहते, तो करंट भी कभी क्लॉक कभी एंटी क्लॉक, कभी क्लॉक कभी एंटी क्लॉक, कभी क्लॉक कभी एंटी क्लॉक करते रहते हैं। जब करंट बार बार बदलेगा तो एक हीट बनेगी और उस हीट से वो मेटल क्या हो जाते हैं? पिघलने लगते हैं। तो हम एडी करंट का जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में करते हैं, ठीक है। तो अब दो बातें पढ़ लेना थ्योरी में। पहला तो ट्रांसफार्मर लॉसेस, उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, एडी करंट होते क्या है, इनका यूज कहाँ होता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग में एडी करंट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज़ कर सकते हैं, मीटर्स में यूज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। एडी करंट और ट्रांसफार्मर्स। नाउ last topic means last chapter you can say alternating current, AC. See, AC alternating current, alternating sockets we can say. इसमें क्या पढ़ना है हमें? इसमें हमें आपको पहले बता दूं मैं क्या पढ़ेंगे हम लोग, या किसके को पढ़ना क्या आपको। 7 सर्किट्स हैं कि अगर हम आर लेकर बैटरी जोड़ दे, रेजिस्टेंस जैसे बल्ब होता है ना आपके पास, ये बल्ब है, इसमें बैटरी जोड़ दो बल्ब ग्लो करेगा। अब इसी बल्ब को लेकर अगर हम बैटरी ना जोड़ दें, अपने सॉकेट में इंटर कर दें, सॉकेट जो होता है अपने घर में बोर्ड, उसमें हम दोनों वायर बल्ब के जोड़ दें, तो क्या होगा? तो करंट यहाँ से अल्टरनेटिंग आएगी और बैटरी से कौन सी आती है? डीसी आती है। तो ये क्या, यह बल्ब जलेगा? तो डीसी बल्ब को हम अल्टरनेटिंग से नहीं जला सकते और अल्टरनेटिंग को डीसी से नहीं जला सकते, ठीक है। तो अलग से आती है बैटरीज, उसके लिए हम क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग सर्किट्स को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले जो करंट हमारे घर में आ रहा है, जो अभी घर में आ रहा है, वो कौन सा करंट है? तो वो है अल्टरनेटिंग करंट। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली चीज़ तो ये जो मीटर्स, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये जो पढ़ते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट है, 10 एम्पियर करंट, ये कौन सी रीडिंग पढ़ी जाती है? तो जो पढ़ी जाती है उसको हम कहते हैं आरएमएस, जो पढ़ी जाती है, ठीक है। आरएमएस हमेशा हम रीड करते हैं। अगर कभी भी हम किसी मीटर में देखते हैं कि इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, तो दोज आर आरएमएस। दूसरी चीज़, आपके घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसका ऐसा होता है, अभी जनरेटर में बताते ना, ऐसा ग्राफ बनता है, क्या था? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अरे कन्फ्यूज मत होना कि V लिख दिया, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सही हैं। E रिप्रेजेंटेशन है बस, E को भी वोल्टेज बोलते हैं, V को भी वोल्टेज, देयर इज नो टेंशन। साइन का ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि इसमें साइन छिपा हुआ है ना। अच्छा, कभी प्लस है कभी माइनस, कभी प्लस है कभी माइनस, तो एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो बताओ एक साइकिल के लिए एवरेज कितना हुआ? तो आंसर आ गया 0। हो गया कि नहीं? 0 प्लस और माइनस दोनों बराबर खत्म हो गए 0। तो एवरेज करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई? 0। कितने के लिए? एक साइकिल के लिए, फॉर 1 साइकिल। लेकिन अगर हाफ साइकिल की बात की जाए तो जो आई एवरेज आएगा और ई एवरेज आएगा वो 0 नहीं होंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? या तो ईएमएफ की बात करो तो मैक्स करंट ईएमएफ होगा, और करंट की बात करोगे तो क्या आएगा? मैक्स करंट होगा, आई नॉट होगा। ये क्वेश्चन करंट के लिए भी लिख सकते हो, आई बराबर क्या लिख सकते हो? आई नॉट साइन ओमेगा टी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो बताओ हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज कितना आ जाएगा? हाफ साइकिल के लिए आता है 0.63 ऑफ आई है ना, आई नॉट। मैक्सिमम जो करंट होता है उसका 63%, 63.9 या 63.7% होता है। किसका? फुल वाले का। मान लो आप कह रहे हो कि ये सबसे ज़्यादा 10 आ रहा है, मैक्सिमम करंट 10 आ सकता है, तो बताओ कि आपके घर में एवरेज कितना आ रहा है हाफ साइकिल के लिए? फुल साइकिल के लिए तो एवरेज 0 ही रहेगा, आधा ऊपर प्लस नीचे माइनस का हो जाएगा 0। लेकिन हाफ साइकिल के लिए एवरेज कितना होता है? तो हाफ साइकिल के लिए जितना मैक्स आ सकता है उसी का 63.7% आता है हमारे पास, ठीक है। तो 63.7% को क्या लिख सकते हैं? 0.637, और इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 63.7% हो जाएगा। डन है।
तो हमें पूरा नहीं मिलता है, एवरेज कम मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो ये घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कम, तो उस समय एवरेज निकाला जाता है। कैसे, ये मत अभी नहीं करेंगे हम लोग, आप कर सकते हो, बुक में आपके होगा और क्लास में भी पढ़े होगे आप लोग कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है 0 से t/2 इस सबको आई नॉट साइन ओमेगा टी को अपन t/2 करते थे, करोगे सॉल्व यही आता है। फुल सॉरी हाफ के लिए ई एवरेज कितना आ जाएगा, वही 0.637 ऑफ ई नॉट लिख देंगे यहाँ पर, ई नॉट का वो उतना हो जाएगा, ठीक है। वहाँ करंट का तो करंट का कर लेंगे। अच्छा, जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, RMS है। तो RMS है क्या, तो RMS है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम क्या करते हैं, इस माइनस का स्क्वायर कर देते हैं, इस प्लस का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये प्लस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस। क्या आप कटेंगे दोनों, नहीं, अब जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम ये चेक करते हैं कि हमने इसमें भी करंट पाया, इसमें भी पाया। एवरेज के लिए तो 0 कर दिया फुल के लिए, लेकिन हम पा तो रहे ना माइनस और प्लस दोनों में, तो उसमें हम एक नया चीज़ निकालते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, हम करंट को स्क्वायर करते हैं नीचे और ऊपर दोनों को, दोनों प्लस हो जाते हैं, जोड़ते हैं, फिर उसका रूट ले लेते हैं। देखो मीन ही निकालना है, लेकिन रूट करके पहले स्क्वायर करके उसका क्या लेते हैं रूट, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। 2 का स्क्वायर करो और उसको रूट ले लो, क्या आ जाएगा 2 ही तो आएगा ना, सिंपली। तो यही काम है यहाँ पे। तो IRMS जो आता है वो आता है मैक्सिमम करंट का 707.707, या लिख सकते हैं कितना 70.7% ऑफ मैक्स करंट। अब बताओ सोचो, I इक्वल टू अगर बोल दूँ 10 एम्पियर करंट आता है मैक्सिमम, जो ये करंट का ग्राफ था इसमें जो मैक्स है ये 10 एम्पियर है, तो बताइए आप कितना पा रहे हो RMS में, लगातार कितना पा रहे हो। ये तो कभी कभी ना पाओगे, यहाँ पाओगे, यहाँ पाओगे, यहाँ पाओगे, हर जगह तो 10 एम्पियर पा नहीं रहे हो। तो लगातार आप एवरेज में कितना पा रहे हो, RMS कितना पा रहे हो, तो RMS कितना पाओगे 0.707 ऑफ 10 ऑफ मैक्स ना, तो 0.707 ऑफ 10 कितना हो जाएगा 7.07। इतना एम्पियर हमें लगातार मिला, 10 में से इतना ही मिलता है लगातार, RMS कहते हैं इसको। और यही हमारा मीटर पढ़ के बताएगा हमको, कौन मीटर, एमीटर यही पढ़ेगा कि देखो 7.07 है। इसका मतलब ये कि नहीं सोचना कि हमारे घर में इतना ही करंट लगातार आ रहा है, लगातार बदल रहा है, ऐसे ऐसे बदल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हमें कितना मिल जाएगा 10 मिलेगा, कभी क्या मिल जाएगा 0, फिर कभी 10 मिलेगा, फिर 0 कभी, तो लगातार हमें एवरेज कितना मिल रहा है, दैट इज 7.07। डन, ये हो गया RMS और एवरेज। और RMS फुल का भी यही होता है, हाफ का भी होता है, लेकिन एवरेज फुल का 0 होता है और हाफ का कितना होता है 63%। क्लियर। और हमें जो भी बोला जाएगा कि हम इतना पढ़ पाते हैं, मीटर बीच में इतना रीडिंग दिखा रहा है, वो कौन सा होता है RMS होता है। डन है, ओके गुड। एक लास्ट स्टेज, RMS ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए उसके बाद IRMS लिखना है तो I नॉट में √2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ERMS निकालना है तो E नॉट में √2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ये रिलेशन याद रखना हमेशा, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सर्किट्स की। सर्किट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, पहले तो होगा प्योर R, जिसको हम अल्टरनेटिंग इस वोल्टेज के साथ जोड़ेंगे, और कौन सा वोल्टेज था E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। डन है, जो ये वोल्टेज बदलता है, कभी 10 वोल्ट होगा, कभी 6 होगा, कभी 4 होगा, ये बदलता है। पहले आपने DC सर्किट में पढ़ा होगा कि बैटरी जोड़ दिया 10 वोल्ट का, तो ये लगातार 10 वोल्ट रहेगा, वहाँ नहीं बदलता। अब हम 10 वोल्ट नहीं जोड़ेंगे, अब हम एक अल्टरनेटिंग सिंबल बनाते हैं यहाँ पर, ये अल्टरनेटिंग करंट जोड़े, कभी 0 रहेगा, कभी 10 रहेगा, कभी 1 रहेगा, कभी 9, कभी बदलता रहता है, ठीक है। तो इसको जब जोड़ देंगे रेजिस्टेंस को, तो एक सर्किट बनेगा R का। फिर यहाँ पे C जोड़ देंगे तो प्योर कैपेसिटिव, फिर L जोड़ देंगे, L का मतलब इंडक्टेंस, ठीक है, कॉइल, तो प्योर L सर्किट होगा। फिर R L कंबाइन कर देते हैं, मतलब एक L रहेगा, फिर R रहेगा, फिर RC बनाएंगे, R के साथ C, ऐसे सबको बनाते हैं। और सब में ये बस पढ़ेंगे 2 बातें। पहली बात कि अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो कितनी देर बाद करंट बन रहा है, मतलब करंट पहले बन रहा है कि वोल्टेज पहले बन रहा है। दूसरी बात कि वो जो क्या कहते हैं हम लोग करंट बन रहा है उसका इक्वेशन क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। 2 ही चीज़ 3 चीज़ पूछता है इसमें, देखो क्या क्या। पहला मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा तीसरा फिर लगातार लिख देंगे। मान लो प्योर सर्किट क्या है, रेजिस्टिव। प्योर सर्किट क्या है हमारा, रेजिस्टिव है, तो एक रेजिस्टेंस जोड़ दो और इसमें अल्टरनेटिंग करंट लाके जोड़ दो। कौन सा सोर्स है ये, AC सोर्स है। AC सोर्स कितना था, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इसमें करंट जाएगा उसकी दिशा बदलती है, टिम टिम टिम, 1 सेकंड में 50 बार, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट चेंज होगा। मान लेते किसी समय इधर प्लस था इधर माइनस था, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है, तो इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा
तो क्या करेंगे, यहाँ का गिवन वोल्टेज बराबर यहाँ का कंज्यूम वोल्टेज, दो ही लोग हैं ना, एक दे रहा वोल्टेज एक कंज्यूम करेगा, तो देने वाला वोल्टेज कौन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और कंज्यूम करने वाला वोल्टेज मान लेते हैं रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना खत्म हो रहा है, वी आर खत्म हो रहा है, हो गया। अब बताओ वोल्टेज का सॉरी रेजिस्टेंस में करंट सॉरी इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना खत्म होता है ओम्स के अकॉर्डिंग, वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, तो इस वोल्टेज को लिख दोगे आई इंटू आर बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस आई को छोड़ देना, इस आर को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा आई बराबर ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, है ना। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है करंट, और नॉट है तो इसको लिख देंगे आई नॉट, बाकी साइन ओमेगा टी बराबर आई। देखो इसका मतलब क्या होगा, जब हम प्योर रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज देंगे तो उसमें ये वाला करंट बनेगा। देखो साइन ओमेगा टी क्या कोई डिफरेंस है इसमें, +30 लिखा है नहीं, क्या इसमें +60 लिखा है नहीं, दोनों में +0 है ना, दोनों में +0 मान सकते हैं, तो दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में बोले जाएंगे, ठीक है। तो इनमें फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ एक आता है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम सिंपली ऐसे बनाते हैं, क्या करते हैं हमेशा इस वाले पर हमेशा इस वाले पे आई बनाइएगा, ठीक। ई की बात करते हैं, क्या दोनों सेम है, तो इसका मतलब ई भी इसी लाइन पे बन गया, काम हो गया खत्म, ठीक है। ये सेम फेज हो गया, दूसरा भी समझ में आ जाएगा, तब समझ में आएगा कि ये दोनों हैं क्या फेज में, ठीक है। यही करना आपको, ईएमएफ लिखना है, करंट का लिखना है, फेज बताना और वो डायग्राम बनाना है, 3 बातें हो गई। पहला ये तो फिक्स रहेगा हमेशा, ये निकालना है, ये बताना, और वो 3 बातें हर बार करेंगे, देखिएगा। अब सर्किट को हम बदलते हैं, प्योर कैपेसिटिव करते हैं, यहाँ से इसको हटाकर प्योर कैपेसिटेंस जोड़ दिया, सप्लाई यही रहेगा, नो चेंज। इस बार ये वोल्टेज जो कंज्यूम करेगा उसका लिख देंगे वोल्टेज कंज्यूमिंग कैपेसिटर, ठीक है, इसको हटा देंगे। अब बताओ वोल्टेज इन कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का पढ़ा है वी बराबर क्यू बराबर सी वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू बाई सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इस सी को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से सी को उधर ले आओ, तो ई नॉट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी बराबर क्यू बचेगा ना, समझ में। आई बराबर क्या पढ़ते हो डी क्यू बाई डी टी, क्यू को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्यू मिला है ना इतना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, चलो आई मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई सी नॉट को छोड़ देना, ई नॉट सी को छोड़ दो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो क्या जाएगा ओमेगा, तो क्या बचा ई नॉट सी ओमेगा एक साथ और कॉस ओमेगा टी, क्या इसको मैं से लिख सकते हैं ई अपॉन 1/c ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना। इस वाले को ये लोग क्या सोचते हैं एक्सएल मान लेते हैं, सॉरी एक्स सी, और एक तरह का क्या होता है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, मतलब एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ω/c, तो ये क्या लिखा जाएगा ई नॉट एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बोला था ना, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है करंट हो जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे इसको हम ई नॉट अपॉन एक्स सी को क्या लिखेंगे करंट आई नॉट और कॉस ओमेगा टी। ये किसका इक्वेशन आ गया आई का, थोड़ा अच्छे से देखना, आई बराबर लिखा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों साइन में लिखा, क्योंकि साइन में ही ई एफ था, कंपेयर करना हमको। अब बताओ इसमें लिखा था साइन ओमेगा टी +0 है, मान लेते हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, कौन आगे चल रहा है आई आगे है कि ई, आई आगे है, तो इस बार हम लिखेंगे यहाँ पर सेम फेज में नहीं है, आई क्या कर रहा है आगे है, तो लीड कर रहा है किसको, आई लीड कर रहा है किसको ईएमएफ को, ठीक है। इसको ग्राफ में कैसे बनाओगे, आई यही बनाना मैंने बोला था, ई क्या है पीछे है, आई लीड कर रहा है, तो ई को अगर नीचे बना दो तो देखो आगे कौन चल रहा है, ऐसे ही हमेशा घूमते हैं ना हम लोग एंगल के लिए, तो आगे कौन बढ़ रहा है आई ना, तो आई लीड कर रहा है ई को कितने डिग्री से 90 से, देखो यहाँ π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, समझ में आ रहा होगा आई होप। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें इंडक्टर, अगर इसको हटाकर यहाँ पर क्या लगा दें एल, तो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, एल में वोल्टेज खत्म होगा VL, और एल का वोल्टेज अभी कुछ देर पहले पड़ा होगा ई अपॉन DI/dt, ये होता है, सॉरी माई मिस्टेक, आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा एल बराबर ई अपॉन DI/dt, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से
एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो वोल्टेज लॉस इन एल क्या होता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये होता है ना। तो बस यहाँ से आई निकाल लो, इंटीग्रेट कर देना, आई निकल जाएगा, एल को उधर भेज देना। सॉल्व करते जब जाओगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, मैं सबका अलग अलग लिख ले रहा हूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो एक साथ। सबसे पहला सर्किट क्या होगा, प्योर आर, ठीक। तो इसमें ईएमएफ हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सेम फेज में है, ठीक है। और ग्राफ कैसा होगा, इधर ई होगा और इधर ही आई होगा। चलिए दूसरा प्योर सी, अभी सी पढ़ा था, सी में ई बराबर क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से, 90, ठीक है। ये फाई होता है, ओमेगा टी के साथ जो आगे जुड़ा है वो क्या है हमारा, ये वाला फाई है। तो ग्राफ इस बार कैसा होगा, आई यहाँ बनाएंगे, तो आई देखो आगे है ना, ई से ई में क्या जुड़ा है, 0, तो ई क्या होगा पीछे, तो ई को नीचे लिख देंगे। तो कितने से आगे चल रहा है, आई लीड कर रहा है, तो बोलेंगे आई लीड्स ईएमएफ, ईएमएफ को लीड कर रहा है। तीसरा देखते हैं प्योर एल, प्योर एल कर दोगे ना, बस ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इस बार माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, आई लीड कर रहा है कि लैग, तो आई लैग कर रहा है, लैग टू ईएमएफ, ईएमएफ से पीछे चल रहा बेचारा। तो इस बार कैसे ग्राफ बनेगा, आई को हमेशा ही बनाना है, इस बार पीछे हो जाए उसके लिए ई को कहाँ बना देना, ऊपर। देखो ई आगे चला गया पाई बाई 2 से, है कि नहीं, ये ग्राफ हो गया, इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास चौथा आर एल, सर्किट कैसा हो, आर सी ले लेते हैं पहले, आर सी सर्किट आर सी हो तो क्या होगा, सर्किट में एक आर बना देना, एक सी बना देना, उसमें आपको बस ये करंट का इक्वेशन याद रखना है। ये वाली वोल्टेज वाली जो होगी वो सबको सेम देंगे हम हर एक सर्किट को, क्योंकि ये बनता वहीं से है, पावर प्लांट से, तो ये इतना ही बनाएंगे हम। करंट ही बदलता है, करंट कैसे बदलेगा देखो, आर सी में आपको करंट कैसे लिखोगे, आई बराबर आई नॉट लिखोगे, साइन ओमेगा टी लिखना, ठीक है। सी है ना, सी में देखो करंट लीड कर रहा है कि नहीं 90 से, लेकिन यहाँ पे आर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे जरूर, लेकिन इस बार 90 मत लिखना, क्योंकि प्योर सी में 90 होता था, आर सी में क्या हो जाएगा, तो क्या लिखना है यहाँ पर, टैन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, ठीक। देखो दूसरा याद हो जाएगा तुरंत, आर एल में क्या लिखोगे ऐसे ही, आई बराबर साइन ओमेगा टी, एल वाले में क्या था यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ माइनस लगा देना, लेकिन 90 मत करना क्योंकि प्योर एल था, इस बार आर एल है, तो इस बार क्या लिखोगे, टैन इनवर्स एक्सएल बाई आर की जगह आर, ये हो गया, ठीक है। क्या याद कर सकते हो, इसमें प्लस लिखना है, इसमें माइनस, इसमें एक्स लिखना है, इसमें एक्सएल लिखना है। एक्स क्या था 1/ओमेगा सी, और एक्सएल क्या रहेगा ओमेगा एल, ठीक है। और ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया कितनी है 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना। एल क्या था सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या थी हेनरी, एक्सी में 1/सी क्या है कैपेसिटेंस जिसकी यूनिट क्या थी फैराडे, ठीक है। तो इनकी यूनिट्स ध्यान से रखिए, माइक्रो में देता है तो चेंज जरूर कर लीजिएगा। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 सर्किट्स हो गए। तीसरा जो है फिफ्थ जो है वो है हमारे पास RLC। देखो तीनों एक साथ आ गए RLC। तो RLC में क्या करना है, लिखने का तरीका देखो कितना आसान है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तक तो सब में सेम है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी तक। फिर उसके आगे या तो प्लस होगा या माइनस, क्योंकि इस बार कौन सर्किट है आर है एल है सी है, किसकी मनमानी चलेगी एल की सी की दोनों की चल सकती है, जो ज़्यादा होगा उसकी चलेगी। अगर एल की सी की चली तो प्लस कर देना यहाँ पर बीच में, एल माइनस हटा देना, और अगर एल की चलेगी तो क्या लगा देना यहाँ पे माइनस, वो पता चल जाएगा, ठीक है कौन ज़्यादा है। यहाँ से एक्स सी ज़्यादा होगा तो प्लस लगा देना, एक्सएल ज़्यादा होगा तो माइनस लगा देना। तो हमने प्लस माइनस दोनों लिखा। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं टेन इनवर्स, ऊपर कौन था एक्स सी और एक्सएल, तो यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्सएल कर देना, और नीचे कौन हमेशा बैठा रहता बेचारा आर। क्या ये नहीं याद हो पाएगा आपको, आराम से याद हो जाएगा, इसको याद कर लो, एल हटा देना एक्स सी वाला आ जाएगा, एक्स सी हटा देना एक्सएल वाला आ जाएगा। प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग, प्लस तब रखता है जब सी रहता है, माइनस तब रहता है जब एल रहता है। देखो माइनस
एल जैसा दिख रहा है ना, इसलिए माइनस एल में होता है, ठीक है, और प्लस किस में होता है, सी में होता है। एक तरीके से याद करने का, कुछ भी अपना लॉजिक बना लो। तो आर एल सी हो गया, सी हो गया। अच्छा, फेज डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें फेज डिफरेंस, ये जो इसके बाद लिखा जाता है वो फेज डिफरेंस होता है, इसके बाद जो लिखा होता है फेज डिफरेंस, इसके प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस अगर पूछेगा आरसी में तो ये बताना, फेज डिफरेंस आर एल में पूछेगा तो ये, फेज डिफरेंस आर एल सी में पूछेगा तो ये बता देना, टोटल। डन। ओके, लास्ट चीज, फेजर डायग्राम तीनों का हम बनाते हैं। आर एल सी का बना देते, उसी में से आप एक एक हटा हटा के बाकी कोई भी सर्किट देगा बता सकते हो। इधर कौन हमेशा रेजिस्टेंस का था, तो इधर रेजिस्टेंस में वोल्टेज इसी फेज में था ना, और कैपेसिटेंस में कहाँ था, सी में नीचे था, और यहाँ पे एल था, तो इसको एक्सएल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सी। ये दोनों 180 पे तो कोई ज़्यादा होगा, मान लेते हैं ऊपर वाला ज़्यादा है तो नीचे वाले से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या बन जाएगा ये फाई। इस फाई को कहते हैं हम लोग, या ऐसे मत मिलाओ, कन्फ्यूजन होगा ना, इसको ऐसे से कर लो, यहाँ मिला दो, ये फाई होगा, इसको कहेंगे हम फाई को क्या बोलते हैं, फेज। ठीक, ये एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये भी कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा कि नहीं, अरे बराबर है ना, ये आर हो गया, ये एक्सएल माइनस एक्सी हो गया। एक्सएल माइनस एक्सी भी एक तरह का रेजिस्टेंस होते हैं, इसको एक्सएल को बोलते हैं हम रिएक्टिव कैपेसिटेंस, एक्सी है तो, और इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होगी, ओम होगी, बार बार याद रखिएगा। रेजिस्टेंस खुद एक रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी ओम, तो ये दोनों रेजिस्टेंस है एक तरह के, तो इनका जो नेट निकलेगा इसको बोलते हैं जेड, और ये बराबर क्या होगा, अंडर रूट में इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो ये जेड है इसी को नाम देते हैं हम लोग इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस मतलब इन दो रेजिस्टेंसेस का नेट, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, इम्पीडेंस। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट होगा, और इम्पीडेंस का उल्टा 1/z करोगे तो आ जाता है एडमिटेंस, एडमिटेंस। ठीक है, इम्पीडेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी, तो इसकी एडमिटेंस की क्या होगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस ट्रायंगल को कहा जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसमें एक तरफ आर हो, दूसरी तरफ एक्सएल माइनस एक्सी हो, और ये वाला तीसरा क्या हो, जेड हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। जेड को इम्पीडेंस बोलते हैं, ट्रायंगल जो बना उसे क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। तो बताओ tan फाई बराबर क्या हुआ यहाँ से, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। यही वाला फाई यहाँ से देखो tan इनवर्स करके लिख रहा था मैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, देखो ये है ना, है कि नहीं, फेज तो लिखा जाता है एलआरसी में। ठीक है, एक लास्ट थे, एलसी सर्किट एक होता है हमारे पास, एलसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल सी, सिर्फ एल हो और सी हो, इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ छूट गया है उसको बता देते, मैं बताते हैं। जेड का वैल्यू कितना लिखा था, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं बोल दूँ कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, कट जाएंगे दोनों, और कट के ये खत्म हो गया, तो अंडर रूट क्या बचेगा, आर स्क्वायर मतलब आर, तो जेड हो गया कि नहीं। तो ये जो इम्पीडेंस है अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाता है, आर के। तो बताओ आर सिर्फ बचा है तो सर्किट कैसा हो गया, प्योर रेजिस्टिव। इसका मतलब एल आर सी सर्किट होने के बावजूद अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो एक्सएल एक्सी कट जाते हैं, जिससे सर्किट में सिर्फ किसका कमांड रहता है, रेजिस्टेंस का। तो एल आर सी सर्किट में अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हुआ तो सर्किट कैसा बिहेव करता है, आर के जैसा, प्योर रेजिस्टिव। और इस कंडीशन को जिसमें एक्सएल एक्सी के बराबर होता है इसे कहा जाता है रेजोनेंस। ठीक है, यही है एल और सी सर्किट की खास बात। जब भी एक एल सर्किट हो और सी दोनों का कॉम्बिनेशन एल हो सी हो, बैटरी से हमने जोड़ दिया तो ये बन गया एल सी सर्किट। इसमें जब भी एक्सएल एक्सी के बराबर होता है उसमें कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में देखिएगा ध्यान से, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा एल, एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। ओमेगा को यहाँ ले जाए तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा 1/LC। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1/LC। और ओमेगा कुछ देर पहले बताया था क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को पकड़ो, 2 पाई को नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो, ओमेगा को 2 पाई ये लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई, अंडर रूट में कौन है यहाँ पे
ये जो फ्रीक्वेंसी आई है किस कंडीशन पे आई है, रेजोनेंस कंडीशन पे, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम लिखा जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा को भी एक नाम देते हैं लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आप ओमेगा निकालना 1/√LC कर लेना, और अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो यहाँ से निकालना 1/2π√1/LC करके। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। LC की सिर्फ यही खास बात याद रखना है, रेजोनेंस। एक्सएल एक्सी की क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है। और जब ये बराबर होते हैं तो सर्किट हमारा LRC का अगर हुआ तो प्योर सर्किट का, प्योर रजिस्टिव का बिहेव करेगा वो। ठीक, ये हो गया, मतलब इंपीडेंस जेड के बराबर हो जाता है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस एट रेजोनेंस, तो इंपीडेंस की वैल्यू रेजोनेंस पर क्या हो जाती है, आर के बराबर ही हो जाती है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट, चोक कॉइल। चोक कॉइल आप ट्यूब देखो, जो आपके घर में ट्यूब होता है, ट्यूबलाइट जिसे कहते हैं हम, उस ट्यूब में चोक कॉइल यूज किया जाता है। एक आइसक्रीम जैसा एक डब्बा होता है छोटा सा, देखा होगा। वो करता क्या है, तो वो एक एल और आर का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, एल आर का। हाई इंडक्टिव होता है, एल जो होता है वो हाई होता है और आर बहुत ही कम होता है, बहुत कम, इसलिए कॉपर की स्ट्रिप यूज करते हैं। चौड़ी कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप घट जाती है। हाई इंडक्टिव लो रजिस्टिव एक सर्किट होती है जिसकी वजह से हम करंट को, किस करंट को, एसी करंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप डीसी में सोचो, डीसी अगर आपके पास सर्किट है, सपोज ये डीसी है, एक आर हो गया, एक बैटरी होगी। अब मैं कहूँ कि इसकी करंट बहुत ज़्यादा जा रही, करंट घटाना है, तो क्या करोगे, बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दोगे, रियोस्टेट जिसे कहते हैं, घटा दोगे करंट। लेकिन एसी में ये रियोस्टेट काम नहीं करता। एसी में रियोस्टेट से हम करंट घटा बढ़ा नहीं सकते। तो एसी में करंट को घटाना बढ़ाना, एसी करंट को कौन करता है, चोक कॉइल करता है। चोक कॉइल, चोक का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब करंट को घटाना बढ़ाना कौन करता है, चोक कॉइल। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अपने फ्लोरेसेंट ट्यूब में, जिसे हम ट्यूबलाइट कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैंने सारी कोशिश की है कि जितने टॉपिक्स हैं कवर हो जाए। अगर कोई टॉपिक छोटा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, जो भी है। और ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। और क्या कह सकते हैं हम, सिर्फ एक चीज़, जिनका अभी कुछ नहीं प्रिपेयर्ड है, जो सोच रहे हैं कि अभी प्रिपेयर करना है, वो फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करें। मैक्सिमम फॉर्मूला लिख कर A4 पेपर लो, उस पर सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिखो, उनको रटो, और हो सके टाइम बचे तो उन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करो, ताकि पता तो चले ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करना है। जिनका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है उसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस चीज़ पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट पेपर ले ले या NCERT का क्वेश्चन करें। ये ना सोचे कि ऑप्शनल आ रहा है तो NCERT को जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो नहीं आएंगे, वो ही आएंगे, उन्हीं से तो ऑप्शनल बनाएंगे वो। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। लास्ट आवर प्रैक्टिसेस ही आपके मार्क्स को इंक्रीज करती हैं। आप साल भर क्या किए हो वो बहुत फर्क तो पड़ाती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हम लोग। लास्ट में जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।